Trust means? Thank you so much. Thank you. Everyone, please put your hands together for Abra. माइक यूज करना है 1 बिटकॉइन 2 बिटकॉइन 3 बिटकॉइन 4 बिटकॉइन। कितने लोग इंजीनियरिंग के यहाँ पे? सब लोग इंजीनियरिंग के? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया ये इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप लोग आए, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। मैं अपने बारे में बता देता हूँ। पहले तो ये बता देता हूँ, ये सेमिनार ट्रेडिंग, क्रिप्टो के जो स्कैम, फंड्स, जितने आपके सारे डाउट्स होंगे, पहले तो ये इंटरैक्टिव क्लास होंगी। ये नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ और आप लोग है ना कोई उसमें पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा। तो इतनी मैं कोई है ना आप में से ही उठा हुआ बंदा हूँ जो थोड़ा सा क्रिप्टो में 4-5 साल 10 साल से मैं क्रिप्टो में एजुकेशन में लगा हुआ हूँ, ताकि लोग एजुकेट हो, उसमें पैसे बने और उसी टाइम से लोग अपने स्कैम और फ्रॉड से बचें। तो इतना ही इंटरैक्टिव क्लास होना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो बात करते हुए, सेमिनार चलते हुए, आप हाथ ऊपर कर देना और इंटरैक्टिव क्लास रखेंगे, ताकि हंसते हुए खेलते हुए 1 घंटे में इस सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ हम कौन है। कंपनी का नाम है क्रिप्टो वाला। आवर मिशन इज टू एजुकेट ईच एंड एवरीवन, नॉट ओनली फ्रॉम हैदराबाद, ऑल ओवर इंडिया। हम हमारे सोशल्स पे काफ़ी एजुकेशन की बात करते हैं ताकि लोग क्रिप्टो से एजुकेट हो। ना ही हम कोई टेलीग्राम सेल करते हैं, ना ही हम कोर्स सेल करते हैं, ना ही हम कोई सिग्नल सेल करते हैं। मैं कोई आपको बेचने नहीं आया हूँ, मैं एक मूवमेंट बेचने आया हूँ कि जैसे एआई वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, रोबोटिक्स एआई वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कार्स, लोग पेट्रोल कार से, डीजल कार से आज इलेक्ट्रिक कार्स पे स्विच हो गए, वैसे ही फाइनेंशियली लोग रुपीस गोल्ड से आज क्रिप्टो में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। कितने लोगों ने क्रिप्टो का नाम ऐसे ही सुना हुआ है? कितने लोगों ने सुना हुआ है क्रिप्टो का नाम? तो मेजरली सब लोगों ने क्रिप्टो का सुना हुआ है। बिटकॉइन किसने सुना हुआ है? और मेम कॉइन्स किसने सुना हुआ है? तो क्रिप्टो वाला यहाँ पे आपको कुछ बेचने नहीं आया, यहाँ पे आप लोगों को आपके डाउट्स क्लियर करने आए कि क्रिप्टो करेंसी है क्या भाई, बेसिक क्रिप्टो करेंसी का इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो पहले तो सबने सुना हुआ है बिटकॉइन के बारे में। और बिटकॉइन मैटर क्यों करता है आज के पीरियड में? आज पूरे वर्ल्ड में, यूएस में, ट्रंप से लेके पाकिस्तान तक बोल सकते हैं, हम जैसी बड़ी, हमारे से टूटी हुई कंट्री आज क्रिप्टो के बारे में बात कर रही है। आज वो बोल रही है कि हम एज अ बिटकॉइन एज अ स्ट्रैटेजी रिजर्व बाय करेंगे। मैं बता देता हूँ स्ट्रैटेजी रिजर्व का मतलब ये होता है, पहले कंट्रीज गोल्ड बाय करते थे, तो गोल्ड रिजर्व में वॉल्ट में रखा जाता था, और जितना गोल्ड आपके पास है उतना आप पेपर करेंसी प्रिंट कर सकते थे। आज कोई कंट्री गोल्ड नहीं बाय कर रहा है। आज कोई भी कंट्री, हर कोई कंट्री इनोवेशन में इन्वॉल्व है, और इनोवेशन इज नथिंग बट बिटकॉइन। फाइनेंशियल इनोवेशन इज नथिंग बट बिटकॉइन, क्योंकि गोल्ड हमेशा पत्थर ही रहेगा। 5000 साल से आज तक वो पत्थर ही रहेगा, वो एक स्टोन है, उसकी एक वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम आगे बात करेंगे। बट कंट्रीज बाय करते थे, तो इसलिए बाय करते थे, वो रेयर होता था। गोल्ड को माइन करने के लिए ज्यादा पैसे लगते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो 500 रुपए की नोट आप लेके घूमते हो आईएनआर की, उसको 2 रुपए लगते हैं प्रिंट करने के लिए। 2 रुपए 13 पैसा, 2 रुपीज, जस्ट 2 रुपीज, एंड दे आर प्रिंटिंग 500 रुपीज का नोट। बट गोल्ड में आपको 1/3 ऑफ मनी, अगर मैं 1 लाख रुपए का गोल्ड मुझे मिल रहा है, तो मुझे 33,000 रुपीज का इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मशीन्स लगते हैं, मैन पावर लगता है, गोल्ड ढूंढने के लिए टाइम लगता है। तो ये बोला जाता है कि 1/3 ऑफ मनी हैज टू स्पेंड टू मेक अनदर 2/3 ऑफ मनी। तो गोल्ड की इसलिए वैल्यू होती थी कि गोल्ड रेयर है। रेयर होने के कारण गवर्नमेंट्स बोलते थे कि हम जो प्रिंट कर रहे हैं पैसा, वो तो कितना भी प्रिंट कर रहे हैं। तो पहले 1971 से पहले ये होता था कि जिसके पास जितना गोल्ड है कंट्रीज के पास, वो रेशियो में वो उतना करेंसी प्रिंट कर पाएगा। कब तक? 1971 तक। मैं कुछ टॉपिक्स पर बोल रहा हूं, एंड में कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कुछ गिव अवेज होंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, और वो इसी बेस पे होंगे जो सेमिनार पे चल रहा है। ठीक है, तो एक छोटा फन सेगमेंट है, वो कंप्लीट करेंगे। तो वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ये था कि कंट्रीज ये बोलती थी कि यार 1970 से पहले हमारे पास गोल्ड है तो मैं प्रिंट करूंगा। बट आज 1971 के बाद आपने कहीं ना, कितने लोगों ने सुना है न्यूज पे कि हर कंट्री कितना भी प्रिंट कर रही है पैसा? कितने लोगों ने सुना है? इसका बेस कोई बता सकता है? इसमें से कोई बता सकता है? आप बता सकते हो इसका बेस क्या है? आपको पता है इसका बेस क्या है कि कितना प्रिंट कर सकते हैं? वो कितना पैसा प्रिंट, एक कंट्री कितना पैसा प्रिंट कर सकती है? वही मैं बोल रहा हूं, ये 1971 से पहले था, आज नहीं है। इसीलिए जो भी करेंसी आज हम जो हम करेंसी देखते हैं, आईएनआर हो या जो भी हो, उसको फियाट मनी बोला जाता है।
फियाट का मतलब होता है फोर्स बाय द गवर्नमेंट। आपने ये वर्ड कभी ना कभी सुना होगा, क्रिप्टो वाले लोग इसके बारे में हमेशा जिक्र करते हैं। व्हाट इज फियाट? फियाट इज नथिंग बट फोर्स बाय द गवर्नमेंट। एक डिग्री यूज करके गवर्नमेंट बोल रहा है। आप अगर डॉलर बिल के नीचे देखोगे, वहां पे एक प्रॉमिस लिखा होता है। लिखा आपने कभी किसी ने पढ़ा उस पर? अब मेरा उसका फोटो तो नहीं है। हाँ सॉरी, आई प्रॉमिस माई बेरर टू पे 500 रुपीज का नोट। दैट्स इट, इट्स अ प्रॉमिस। एंड व्हाट इज दैट प्रॉमिस? दैट वी ऑल बिलीव इन दैट कि दिस इज 500 रुपीज का नोट, दिस इज एन एक्सेप्टेंस। बट डज दैट अ 500 रुपीज का नोट? इट टेक्स ओनली 2 रुपीज टू प्रिंट दैट नोट। ओके, सो 498 रुपीज गवर्नमेंट बोल रही है कि है, तो हमने मान लिया। कब तक था ये? 2017। आप बैठ सकते हो, सॉरी भाई। 2017 में जो लोग, आप लोग शायद, जब 8 साल पुरानी बात बोल रहा हूं मैं, जिस दिन मोदी जी आ गए और न्यूज पे आके बोला गया कि आज से डिमोनेटाइजेशन, दैट मीन्स जो पेपर करेंसी है, जो पुरानी पेपर करेंसी है, वो नल एंड वाइड हो जाएगी। अब नल एंड वाइड होने का मतलब ये होता है कि वो जो पेपर है वो सिर्फ पेपर है। अब वो 500 रुपए नहीं है, वो 500 रुपए नहीं है, एक स्टेटमेंट। और जो लोगों के पास जितना कैश पड़ा हुआ था, वो सारे लोग बैंक्स के बाहर लाइन में लगे हुए थे। आपके चाचा मम्मी डैडी अगर कभी जिक्र हो तो पूछना, इतना बड़ा तमाशा हो गया था वो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी है। क्या वो गोल्ड के लिए ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। गोल्ड इज एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो आईएनआर है हमारा, वो आईएनआर क्या होता है? आईएनआर सिर्फ इंडिया में ही चलेगा। अगर मैं दुबई में जाता हूं तो मेरे को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बट क्या मैं वो स्टोर में जाके आईएनआर से पे कर सकता हूं? तो आईएनआर इज जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, क्योंकि इंडियन कंट्री बोल रही है, इंडियन गवर्नमेंट बोल रही है कि भाई हमारे कंट्री में आईएनआर को यूज करो, सिंपल। तो अब जो 1971 के बाद जो फियाट का राइज होना स्टार्ट हुआ, उससे हमारी गवर्नमेंट या कोई भी वर्ल्ड वाइड जो भी गवर्नमेंट है, वो फियाट करेंसी पे चलती है। इसका मतलब है गवर्नमेंट, जब भी गवर्नमेंट के पास पैसा कम होगा, वो प्रिंट करेंगे। अगर वो प्रिंट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आपने जो सेव किया वो पैसा है, उसका पैसे की वैल्यू कम होती है। इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसको हम बेसिक एग्जांपल पे तौर पे, अगर आपने 1 लाख रुपए लास्ट ईयर सेव किए होते, वो आज भी 1 लाख रुपए ही होते, बट उसकी जो परचेसिंग पावर है, 1 लाख रुपए में अगर आपने 1 किलो सोना खरीद पाओगे लास्ट ईयर, तो आज वो 0.9, मतलब 1 किलो से कम खरीद पाओगे। उसकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। पैसा कम नहीं होता, उसकी वैल्यू कम होती है। तो गवर्नमेंट प्रिंट जितना करेगी, उतना ही आपका इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा और आपकी जो परचेसिंग वैल्यू जो आपने सेव किया हुआ उसका कम किया जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा सा कोट है, दे से व्हेन दे कैन प्रिंट इट, व्हाई यू वांट टू सेव इट? When you are putting your hard money, you are putting your blood, sweat and everything, you are working so hard, और आप जब पैसा सेव करते हो, और वो पैसा अगर आप आईएनआर में बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हो, सुना होगा आपने, काफी लोगों ने सुना होगा, फिक्स डिपॉजिट करके आपका पैसा खाया जा रहा है, कम हो रहा है, इसलिए फिक्स डिपॉजिट नहीं करते। कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टीज में, गोल्ड में, स्टॉक्स में, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स किया जाता है, क्योंकि आपका जो वैल्यू है, जो परचेसिंग पावर है, नंबर 1 लाख रुपए जस्ट अ नंबर। एक टाइम पे 1 लाख रुपए में जो आज चीज करी जाती थी, वो 1940s 50s में वो $1 रुपए में की जाती थी, राइट? नंबर बढ़ता गया। नंबर क्यों बढ़ता गया आपको मैं बताता हूं। 1947 में $1 इज इक्वल टू 1 INR, आज 87-84 पे चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने इतना प्रिंट कर दिया, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया, जो 1 रुपए में जो चीज खरीदी जाती थी, उसको आज 50, 100, 200, 500 रुपए लगते हैं। तो ये बेस है। इसी के ऊपर हम बताएंगे कि वाई बिटकॉइन। तो ये इनोवेशन तब शुरू हुआ जब एक बंदे ने, सतोशी नाकामोटो, एक ग्रुप ऑफ पीपल या सिंगल एंटिटी ऐसा बोला जाता है, उसने ये सोचा 2008 में, जब फाइनेंशियल रिसेशन आया था, फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, ब्लैक मार्केट सुना होगा आपने, पूरा यूएस मार्केट डाउन था, सब कुछ डाउन था। उसने बोला यार पूरा यूएसए से लेके पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कंट्री डोमिनेट करी, जो कि यूएस था। यूएस पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा था, और एक जगह रिसेशन आने के बाद पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया। और एक रिसेशन आने के बाद जब डॉलर गिर गया तो पूरे वर्ल्ड की करेंसी गिर गई, पूरा स्टॉक मार्केट गिर गया, पूरा धंधा ठप हो गया। तो ऐसे क्यों? तो क्योंकि एक टाइम पे हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे थे, गोल्ड इज यूज्ड टू बी बैक्ड बाय करेंसी, बट आज नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। तो उसने ये सोचा कि ऐसा कोई इनोवेशन लेके आते हैं, डिजिटल गोल्ड लेके आते हैं, एक ऐसा नंबर लेके आते हैं जो गोल्ड की तरह हेवी ना हो, बट कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे हो और लिमिटेड हो। गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं उससे बेटर प्रॉपर्टीज हो। क्योंकि अब आज मैं आपको बोलूं, कितने लोग बता सकते हैं कि अगर मेरे को गोल्ड को इनोवेट करना है, जैसे हम ग्लोबलाइजेशन में जा रहे हैं, एक टाइम पे तो गोल्ड को रखना बहुत आसान था, बट जैसे अब मैं अब दुबई से आया हूँ, अब मेरे को दुबई को है ना 2 लाख रुपए का गोल्ड लेके जाना है, तो क्या हो सकता है? कोई बता सकता है क्या होगा? कस्टम्स, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अब जो पत्थर है वो पत्थर ही है, उसमें इनोवेशन नहीं आ सकता।
इनोवेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी में आएगा, टेक्निकल चीजों में इनोवेशन आएगा। तो उसने सोचा ऐसा कोई डिजिटल गोल्ड बनाते हैं जो गोल्ड से भी आसान लिमिटेड हो और गोल्ड से आसान से ट्रांसफर हो पाए, स्टोर हो पाए, और उसके सारे प्रॉपर्टीज गोल्ड की जो प्रॉपर्टीज है उससे बेटर प्रॉपर्टीज है। तो इसीलिए बिटकॉइन, वो देखा कि बेसिक फंडा आइडिया ये था कि वर्ल्ड इज ऑन द स्टेक, वर्ल्ड प्रॉब्लम में, वर्ल्ड एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, उसको सॉल्यूशन देने के लिए एक तो गोल्ड स्टैंडर्ड पे चले जाओ, जैसे पहले था कि आप जितना गोल्ड रखोगे उतना ही प्रिंट करोगे, या गोल्ड को रिप्लेस करने के लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आओ जो गोल्ड की प्रॉपर्टीज को होल्ड करती हो। ये बहुत, यहां पे ये चीज में आपको क्लैरिटी आ जाएगी जब भी मैं आपको बताता हूं। मैं जब क्रिप्टो की बात करता हूं तो हम बिटकॉइन की बात करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी अगर आप वर्ड देखोगे ना तो 1.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी है। अब क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या मैं बताता हूं। क्रिप्टो का मतलब होता है, क्रिप्टो लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है हिडन, और करेंसी का मतलब होता है जो करंट में जो करेंसी चल रही है। जैसे इंडिया में कौन सी करेंसी चलती है? INR। तो INR इज अ करेंसी, तो करंट वर्ड से करेंसी वर्ड आया हुआ है। अगर मैं यूएस की बात करूंगी तो डॉलर की है, और मैं अगर यूरोप में जाऊं तो यूरो है, तो वो करेंसी है। तो क्रिप्टो करेंसी जो है, जैसे हर कंट्री की अपनी करेंसी है, तो हर आदमी ने, जैसे ब्लॉकचेन का इनोवेशन स्टार्ट हुआ, व्हाइट पेपर का स्टार्ट हुआ, तो हर आदमी ने बोला यार मैं भी अपनी करेंसी उतार देता हूं और मैं भी ना अपना बिटकॉइन बना लेता हूं। तो जब कल जाके ऐसा हो सकता है अबरार अपना बिटकॉइन बना ले, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि गोल्ड, अगर गोल्ड एक पत्थर है तो पत्थर भी है, एल्यूमिनियम भी है, कोबाल्ट भी है, एल्यूमिनियम भी है, बट वो गोल्ड को क्यों नहीं रिप्लेस कर पाए? क्योंकि गोल्ड एक रेयर मॉडल में आता है। एल्यूमिनियम ढूंढने के लिए उतना ही आसान है, पेपर करेंसी प्रिंट करने के लिए उतना ही आसान है। क्या आप गोल्ड को प्रिंट कर सकते हो? क्या गोल्ड को आप बना सकते हो लैबोरेटरी में? इसलिए उसकी वैल्यू है। तो बिटकॉइन को भी उसने वैसे ही सोचा कि कोई बना नहीं पाए, कोई वैसा उसको क्रिएट नहीं कर पाए। तो एक चीज हमने कवर कर ली बिटकॉइन और रुपी के बारे में। अगर हम रियल एस्टेट की बात कर ले, अगर कितने लोग हैं जिनके घर में कहीं ना कहीं रियल एस्टेट एज ए इन्वेस्टमेंट देखा जाता है? मेरे को लगता है मैक्सिमम होंगे, हैदराबाद में तो करते ही हैं। किसके घर में नहीं है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता? कितने लोग होंगे जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं बताओ, कोई बताएगा क्यों प्रॉपर्टी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं? गुड रिटर्न्स। और कोई? जी, वैल्यू इंक्रीजेस, गुड रिटर्न्स, गुड रिटर्न्स। और कोई बता सकता है? डिमांड और सप्लाई, बहुत अच्छी चीज बोली है, डिमांड और सप्लाई। हर चीज का बेस डिमांड और सप्लाई। गोल्ड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, बॉन्ड मार्केट। वर्ल्ड में 5 एसेट्स हैं जहां पे आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। अब जब इन्वेस्ट की बात हो रही है तो इन्वेस्ट का मतलब होता है कि इवेंचुअली ईयर बाय ईयर उसकी परचेसिंग पावर बढ़े। अगर मैं रुपी में इन्वेस्ट करता जाऊं तो क्या होगा? वैल्यू गिरेगी, डिफ्लेशनरी होता है, कम हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी वैल्यू कम होती है। बट इन्वेस्ट का मतलब होता है जब मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो इन्फ्लेशन को बीट करते हुए उसकी वैल्यू, परचेसिंग पावर बढ़ती जा रही है। तो 5 है ऐसे। एक है रियल एस्टेट, सेकेंड है आपका बॉन्ड मार्केट जो कंट्रीज बॉन्ड इश्यूज करते हैं, स्टॉक मार्केट, सब लोगों ने सुना होगा स्टॉक मार्केट के बारे में। गोल्ड मार्केट, लोग है ना, हमारे मम्मी, आंटी, दीदी, बहन, कोई ना कोई, सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। और फिर क्रिप्टो, ये 5 इन्वेस्टमेंट। अब वापस आ जाते हैं अपने रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट्स पे। रियल एस्टेट एक बहुत पुराना बिजनेस है। जमीन, ये बोला जाता है कि लिमिटेड है, जमीन लिमिटेड है, और ये लिमिटेशन में वो देखते हैं डिमांड और सप्लाई। जैसे कि अगर मेरे को बंजारा हिल्स पे कोई ज़मीन खरीदनी है और यही मेरे को कहीं है ना कोकापेट में ज़मीन खरीदनी है जहाँ पे कोई अभी तक डेवलपमेंट नहीं आया, तो वैल्यू कहाँ की ज़्यादा होगी? बंजारा हिल्स की होगी। क्यों होगी बंजारा हिल्स की? कोई बता सकता है? जो डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई का मतलब है उसके आसपास कितना एरिया डेवलप्ड है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ कितने अच्छे हैं, कोई रेलवे स्टेशन है, या कोई एयरपोर्ट है, कोई मॉल है, कोई स्कूल्स है, कोई अच्छे कॉलेजेस है, वो देख के उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। बट डिसाइड करने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। एक आदमी 5 लाख रुपए की जमीन खरीद लेता है और ये बोलता है कि मैं बेचूंगा 6 लाख में, जिसको लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। तो जो बेचने वाला है वो डिसाइड करता है कि, और जमीन मिनिमम आपको आज के पीरियड में 50 से 1 करोड़ रुपए डालना पड़ता है ना? कोई भी अगर जमीन आप खरीदने जाते हो तो कितने रुपए डालोगे? आप 50,000 की तो जमीन आएगी नहीं। वो क्या, हमको, हम फार्मर की है वो लैंड तो ले नहीं ले रहे, तो हमको अगर जमीन लेनी है तो रियल एस्टेट में सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि बड़ा कैपिटल लगता है। बड़ा कैपिटल मतलब 100 रुपए का रियल एस्टेट नहीं खरीद सकते आप। अगर आप स्कूल्स में, और मेरे को इन्वेस्ट करना है यार, तो मेरे पास कहां पे 50 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए। तो इन्वेस्टमेंट का तो मतलब है कि वैल्यू बढ़े,
100 रुपए से 200 हो जाए या 1 लाख का 2 लाख हो जाए, इन्वेस्ट का रिटर्न ROI तो 100% हो गया। तो मैं 100 रुपए रियल एस्टेट में डाल सकता हूँ? तो नहीं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रियल एस्टेट का ये है कि आपको बड़ा कैपिटल लगता है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि आपको ब्रोकर ढूंढना पड़ता है। कि आपने देखा होगा जब भी जमीन लेनी है ना, तो आपको ढूंढना पड़ता है यार वहां पे कौन बेच रहा है। आप सेलर को नहीं ढूंढते, आप ब्रोकर को ढूंढते हो। वो जमीन का, वो एरिया का एक ब्रोकर होता है, आप बोलो दलाल, जो भी है, जो भी टर्म यूज कर लो, वो बंदा ढूंढ के 2% लेगा आपसे। वो ढूंढेगा, वो जो सेलर है उसको जाके बात करेगा, वो आपको कोऑर्डिनेट करेगा, आपको कनेक्ट करेगा। कनेक्ट करने के बाद आप वो प्रॉपर्टी को जाके देखोगे। अब इसमें 1 महीना चला जाता है, 15 दिन चले जाते हैं, 1 हफ्ता चला जाता है। फिर आप रजिस्ट्री को जाके चेक करोगे कि ये जमीन इसके नाम पे है या नहीं। मैं आपको प्रॉब्लम्स गिना रहा हूं। फायदे तो आप सबको पता ही है रियल एस्टेट के, बट मैं बता रहा हूं कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। मेरे को जमीन की रजिस्ट्री देखनी है, रिटर्न्स हैं, रिटर्न्स अच्छे हैं, बट प्रॉब्लम्स उससे ज्यादा हो गए आज के पीरियड में। अगर मेरे पास मेरा एसेट, मैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहा हूं और मेरी रियल एस्टेट की जमीन यहां पे, तो मुझे डर है कि कोई ना कोई आके कब्जा कर लेगा, कोई ना कोई आके कब्जा कर लेगा, कभी भी आके कब्जा कर लेगा। और कब्जा नहीं करेगा तो फिर मेरे को कोर्ट जाना है, मेरे को लड़ना है, तो ये बहुत बड़ा इशू है। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें क्यों रखूं? तो लोग रियल एस्टेट से निकल के आज स्टॉक मार्केट, गोल्ड मार्केट में जाना चाहते हैं, क्योंकि ईजी है भाई, कभी भी बिक जाएगा। स्टॉक मार्केट बटन दबाया, बेच दिया, मेरा पैसा आ गया। गोल्ड मार्केट, भाई मैं ज्वेलर के पास गया, मेरा गोल्ड बेच दिया, मेरे पास पैसा आ गया। बट जमीन के लिए ऐसा कोई स्टोर नहीं है, आपको जाके रीसेलर को ही ढूंढना पड़ता है। यह सबसे बड़ा सेकंड प्रॉब्लम है रियल एस्टेट का, टाइम कंज्यूमिंग है। थर्ड सबसे बड़ा रियल एस्टेट का प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा, कोई और बता सकता है? कोई रियल एस्टेट का कोई प्रॉब्लम सोच सकता है? कोई कौन सा और प्रॉब्लम होगा रियल एस्टेट का? मेंटेनेंस। अगर एसेट जमीन है तो आपको टैक्स देना पड़ता है, तो लाइबिलिटी के तौर पे कैरी होता है। अगर वो घर है तो आपका रेंटल आएगा, रेंटल आएगा तो थोड़ा आपको रिटर्न्स आ रहे हैं और उसका मेंटेनेंस करते रहना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको देखरेख करना है उस जमीन की। अगर वो बनी भी है और उस पर कोई कब्जा भी नहीं कर रहा, वो रेंटल सही रह रहा है कि नहीं रह रहा है, ठीक है, वो घर तोड़ तो नहीं दिया और जमीन खाली है तो उसमें कुछ तो उग तो नहीं गया, सांप वाप तो नहीं आ गया। 50 चीजें यार, 50 चीजें जो सोचना पड़ता है। तो बहुत सारे इश्यूज है रियल एस्टेट में। तो इसको एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे फिर क्यों आदमी सोचे कि यार मेरे को इसको इन्वेस्ट करना है? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो आज के वर्ल्ड में जो वॉर्स चल रहे हैं ना, चल रहे हैं हर जगह, सुनते हैं लोग। अब मान लो, चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया में बहुत सेफ है। अगर वही हम इजराइल या फिलिस्तीन या ईरान या रशिया या यूक्रेन में होते और मेरी जमीन वहां पे 100 एकड़ होती, क्या होती उसकी वैल्यू? क्यों नहीं होती वैल्यू उसकी? कोई बोल सकता है? कोई अगर मैं बोलूं कि वो जमीन है भाई, वहां पे जाके घर बना लो या मॉल बना लो या तो कोई एक कार डीलरशिप शुरू करो, कोई करेगा? तो जो भी कंट्री की जो जमीन है ना, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? हमारी कंट्री स्टेबल है कि नहीं है? अगर मेरी कंट्री स्टेबल है तो ठीक है, ये चीजें बुक्स में नहीं आएंगी। ये चीजें आपको, मतलब ये आपको सोचना पड़ेगा बैठ के, आपको ये घर पे जाके कभी डिस्कस करना मम्मी डैडी से कभी। चलो अल्हम्दुलिल्लाह हम इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो गया तो सब क्लीन हो गया, पता चला अगर वॉर अगर एक्सटेंड हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपकी ज़मीन की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। कौन आगे खरीदेगा भी नहीं उसको, कोई उस पर बनाएगा भी नहीं कुछ। तो जो कंट्री का जो लैंड है वो तुम्हारे कंट्री के पावर के ऊपर डिपेंडेंट है, वो कंट्री कितनी स्टेबल है। और वो चुपचाप है तो ठीक है, नहीं है तो लेबनान में जाके अब कोई ज़मीन नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि पूरी ज़मीन खत्म हो चुकी है। पैलेस्तीन में किसी को इन्वेस्ट करने के लिए बोलो, इजराइल में इन्वेस्ट करने के लिए बोलो, कोई नहीं करेगा। वहीं पे यूएस में भी अब ज़मीन की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि ट्रम्प भाई साहब कल आके बोल देते हैं कि मैं इसके साथ वॉर पे चला जाऊंगा, मैं उसके वॉर पे चला जाऊंगा, तो वहाँ पे लोग डर रहे हैं। इसीलिए यूएई का मार्केट, अगर आप सोचते होंगे दुबई में आप कोई ना सबके रिलेटिव्स होंगे, सबको दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना है। क्यों? क्योंकि वहाँ की कंट्री स्टेबल है, वहाँ की कंट्री स्टेबल है। अगर आप वहाँ पे ज़मीन भी खरीदते हो तो आपको जाना पड़ेगा, आपको ज़मीन बाय करना पड़ेगा। वहाँ पे DLD होता है, दुबई लैंड डिपार्टमेंट। मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स कितने, एक टॉपिक रियल एस्टेट का और इतने प्रॉब्लम्स। और बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, बात मेरे को मेरे पैसे बढ़ाने की है। मेरे को ज़मीन लेके, मेरे को ज़मीन से मतलब नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि मेरे को किसी चीज़ से मतलब नहीं है, मेरे को मेरे पैसे डबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, मेरे पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात कर दूँ तो स्टॉक मार्केट में अच्छी कौन सी अच्छी चीज़ है? कोई बोल सकता है अच्छे कौन से चीज़ है स्टॉक मार्केट में? बोलो। लिक्विडिटी। जी, स्टॉक की वैल्यू तो डिमांड सप्लाई पे बढ़ेगी, बट उसके फायदे क्या है? फायदा यह है कि एक क्लिक पे, जी, इजी बाय एंड सेल, एक क्लिक पे आप बाय भी कर पाओगे और सेल भी कर पाओगे। और क्या है?
और कोई बता सकता है स्टॉक मार्केट का? लगता है टैक्स? हाँ, बाय और सेल करोगे टैक्स लगेगा, बट और कोई जी? सिक्योर, कंट्री लिमिटेड सिक्योर है, कंट्री लिमिटेड सिक्योर है। सेकंड, उसकी ऑथेंटिसिटी है कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, अगर आप कभी स्टॉक्स खरीदते हो ना तो आपके स्टॉक्स चोरी नहीं होंगे, ये उसकी एक अच्छाई है। सेबी उसको रेगुलेट करती है। अगर आपके स्टॉक्स हैं, और आपने सुना होगा 1971 में एमआरएफ के किसी ने शेयर्स खरीद लिए, वो पेपर घूम गए थे, उसको पेपर मिल गए, तो शेयर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपकी, और आप कुछ ओन नहीं करते, आपको रखना नहीं है, आपको फिजिकली उसको कैरी नहीं करना है। जैसे जमीन फिजिकल है, गोल्ड फिजिकल है, तो आपको फिजिकल वो चीज़ों को होल्ड करना है, बट स्टॉक्स में ऐसा नहीं होता। तो स्टॉक्स कुछ चीज़ें अच्छे हैं, कुछ बॉक्सेस, इन्वेस्टमेंट के बॉक्सेस टिक हो जाते हैं। कौन सी खराब चीज़ें लगती है आपको स्टॉक मार्केट में? सबसे 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 खराब एक, अगर मैं उसके बोलूँ कि ड्रॉप, लूप होल्स क्या हो सकते हैं? पहला लूप होल मार्केट क्रैश। अगर कंट्री एक दूसरे के कंट्री से वॉर पे चला जाता है, यूएस टैरिफ जब भी लगा देगा, तो यूएस का ही मार्केट नहीं, इंडियन मार्केट भी गिर रहा है। अनसर्टेनिटी बहुत सारी चीज़ों पे आ जाती है। वहाँ पे अगर एक स्टॉक मार्केट की खुद की कंपनी है, रिलायंस, कल जैसे अदानी है, अदानी का क्या हुआ? जिस दिन अदानी भाई साहब का हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट्स निकाल दी, तो क्या हो गया? मार्केट का क्रैश हो गया, अदानी क्रैश हो गया। और ऑब्वियसली पूरा मार्केट के पे इफेक्ट हुआ, क्योंकि अदानी बड़ी कंपनी है, बट अदानी के स्टॉक्स तो 20-25% गिर रहे हैं। और क्या प्रॉब्लम है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम मैनिपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बट मैनिपुलेशन चलो बाकी रियल एस्टेट में भी है। हम एक सिनारियो बनाते हैं, एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं, यार यहाँ पे वाटरफॉल आने वाला है, यहाँ पे एक मॉल बनने वाला है। आपने देखा होगा बाहर के जो होंगे आउटस्कर्ट के ज़मीन, वहाँ पे बताते हैं ना कि यहाँ पे एक स्कूल आ रहा है, यहाँ पे एयरपोर्ट करीब आ रहा है, एक पर्सपेक्टिव बनाते हैं। तो मैनिपुलेशन चलता है। और कोई बता सकता है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट की? बताइए। हाँ, वोलेटिलिटी तो सब में है, बट अगर मैं आपको बताऊं 9 से 3 बजे तक चलता है स्टॉक मार्केट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है 9 से 3 तक है। आपको रात में 12 बजे नहीं बेच सकते, सुबह 6 बजे नहीं बेच सकते, संडे नहीं बेच सकते, सैटरडे नहीं बेच सकते। तो अगर 365 दिन है, ये बोलते हैं कि 106 दिन सैटरडे, संडे, पब्लिक हॉलीडे, ईद, दिवाली, क्रिसमस, ये वो मिला के होते हैं। और फिर हर दिन सिर्फ 6 घंटे चलता है, फ्राइडे टू संडे तक, सॉरी मंडे से लेके फ्राइडे तक खत्म। तो क्या मेरा इन्वेस्टमेंट ऐसा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट टाइम लिमिटेड है और मेरा डे कौन सा चल रहा है? ठीक है, उस पर यार फिर ये इन्वेस्टमेंट हुआ क्या? सेकंड, मेरा इन्वेस्टमेंट, अगर मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूं, इंडियन स्टॉक मार्केट पे, और मैं दुबई में बैठा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इंडियन स्टॉक मार्केट को कैपिटल बेचना पड़ेगा, वो पैसा मेरे इंडियन बैंक अकाउंट में आएगा, और फिर मुझे इंडियन बैंक अकाउंट से दुबई के बैंक अकाउंट में पैसे भेजना पड़ेगा, जहां पे दुबई के बैंक अकाउंट वाले लेंगे नहीं और इंडियन बैंक अकाउंट वाले भेज क्यों रहो भाई? क्या है? एक तो पहले 20% टैक्स लगा देते हैं, फिर बोले वो कौन है, क्यों है, खुद केस में क्यों कर रहे हो, 50 क्वेश्चन आ जाएंगे और भेजने ही नहीं देंगे। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे बॉक्सेस टिक नहीं हो पाते। स्टॉक मार्केट के बहुत इश्यूज है। स्टॉक मार्केट का और 2-3 इश्यूज हैं, जैसे अगर आप देखते हो कि स्टॉक मेरे को रिलायंस में, तो अगर मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किया और मेरे को अगर बेचना है, तो उसका सेटलमेंट टाइम लगता है, उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, जिसमें मैनिपुलेशन बहुत चलता है। जैसे आप देखते हो कि इनसाइडर ट्रेडिंग चलते हैं स्टॉक मार्केट में, बहुत ईजी है। मेरे को पता है, जैसे अभी ट्रम्प का हुआ था, न्यूज़ आने से पहले ही ट्रम्प के लोगों को पहले ही पता था कि ये न्यूज़ आएगी, और मार्केट पंप हो गया। टैरिफ आना है तो सबसे पहले उनकी टीम को पता होता है कि टैरिफ आने वाला है, तो मार्केट को डंप किया जाता है। तो मैनिपुलेशन नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि ये सेंट्रलाइज इन्वेस्टमेंट्स है। तो अब ये सब देखा आपने, तो इसमें और एक है बॉन्ड मार्केट भी होता है। बॉन्ड मार्केट ये होता है कि एक पेपर होता है, गवर्नमेंट से दिया हुआ एक पेपर होता है, 5 करोड़ रुपए का पेपर बोला जाता है। तो बेसिकली बोलता है कि गवर्नमेंट बोलता है 5 करोड़ रुपए दे दो, हम आपको पेपर देते हैं, अगेन अ प्रॉमिस, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि हमारे इंटरेस्ट लेना हमारे इसमें सही नहीं है, हराम है। ठीक है, तो आपको एक इंटरेस्ट के लिए पेपर देता है। हमने गोल्ड मार्केट हमें कवर करना है, स्टॉक मार्केट हमने बात कर ली, हमने रियल एस्टेट की बात कर ली। यही 5 है जहां पे आप में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टॉक मार्केट के अंदर ही आपका SIP आ जाता है, आपका म्यूचुअल फंड आ जाता है, आपके फ्यूचर ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, मार्जिन कॉल्स आते हैं, सब कुछ कवर हो जाता है। बहुत सारे लोगों को, कितने लोगों को पता है कि क्रिप्टो इंडिया में क्या है, क्रिप्टो का स्टांस क्या है? कोई पता है किसी को? इंडिया क्रिप्टो का स्टांस क्या है इंडिया में? बताइए। पहले तो सबसे मैं पहले बता दूं, सबसे पहले चीज़ है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप जब कर रहे हो, तो क्या वो लीगल है या नहीं है, क्योंकि आपको कंट्री से करना है। ठीक है,
वैसे तो क्रिप्टो आप वर्ल्ड वाइड कहीं से भी खरीद सकते हो, जैसा गोल्ड है। कल जाके अगर इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि गोल्ड को बैन कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि सिर्फ इंडिया ने गवर्नमेंट को गोल्ड को बैन करा है। आप वर्ल्ड के कोई भी कोने में जाके गोल्ड को बेच सकते हो, गोल्ड है। वैसा क्रिप्टो का भी आप कहीं पे भी जाके बेच सकते हो। बट स्टिल अगर आपको इंडियन बैंक अकाउंट से क्रिप्टो खरीदना है तो 100% लीगल है बाय सेल करने के लिए। हाँ, जैसा भाई ने बताया, टैक्सेशन बहुत हाई है, 30% टैक्स है, 1% TDS है, और अभी आज जो आप ट्रेडिंग फीस देते हो उसमें 18% GST भी इंक्लूड करा गया है। ठीक है, तो इंडिया में 100% क्रिप्टो लीगल है। आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, और आप होल्ड कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो बेसिकली। बट आप कुछ चीज़ खरीद नहीं सकते क्रिप्टो से आज के पीरियड में, जो आज का रेगुलेशन है। वर्ल्ड में खरीद सकते हो, जैसे दुबई है, दुबई में आप एक अपनी प्रॉपर्टी बिटकॉइन से बाय कर सकते हो। अगर आपको सुपर कार खरीदना है तो आपके पास क्रिप्टो है, तो आप क्रिप्टो जाओ, वो कार डीलर के पास आप क्रिप्टो दे दो। तो क्रिप्टो इतना नॉर्मल हो गया है, जैसे UPI पेमेंट्स है INR के। वो कभी डॉलर नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि भाई मेरे को डॉलर मत दो दुबई में, वो बोलेगा मेरे को दिरहम्स कन्वर्ट करके ला के दो। बट वो क्रिप्टो को मना नहीं करेगा, इतना एक्सेप्टेंस आ गया है मार्केट में। RBI, हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ, हमारे पास इंडिया में एक स्टांस हुआ था जब 2018 से लेके 2022 4 मार्च तक 2020 तक क्रिप्टो बैन किया गया था। बैन नहीं किया गया था, रिस्ट्रिक्ट किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला था, कोई भी जो बैंक्स होती है वो बैंक्स को बोला कि अगर कोई भी बंदा क्रिप्टो में बाय और सेल करना चाहता है तो उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। हम ये चीज पे आएंगे, हम जो भी चीज बात कर रहे हैं, हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं, क्रिप्टो समझने के लिए क्या लीगल है, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आगे बात करेंगे कि उसके रिटर्न्स क्या है, वो समझ, ठीक है। ये लगता होगा कि यार ये फंडामेंटल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी चीज बाय करते हो, रियल एस्टेट के लिए भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो ना, 50 चीजें उसके ऊपर इंक्वायरी करते हो। क्या रियल एस्टेट का मार्केट है, कितना उसका ROI आ रहा है, साल में कितना बढ़ेगा, उसके आसपास कुछ खरीद रहे हैं। तो हम वही बात कर रहे हैं, उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स है, क्या लीगैलिटी सराउंडिंग है, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसके टोकनॉमिक्स क्या है। अगर ये जब चीज समझ आएगी तभी आप क्रिप्टो को बाय और सेल कर पाओ, मतलब एक आप कंफर्टेबली उस पर इन्वेस्ट कर पाओगे। तो आज 100% गवर्नमेंट का लीगैलिटी वाइज आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। RBI बहुत पुश कर रहा है क्योंकि US में टैक्सेशन बहुत कम है, और हमारे पास भी स्टॉक मार्केट का टैक्सेशन अलग है, रियल एस्टेट का टैक्सेशन अलग है, बट क्रिप्टो पे बहुत हाई टैक्सेस है। तो अब RBI बोल रहा है गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, कि भाई इनोवेशन को आप रुका रहे हो, आप क्रिप्टो को रुका रहे हो, टैक्स कम कर दो। टैक्स जब कम होगा तो लोग इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे, तो हम वर्ल्ड से पीछे ना रह जाएं, ठीक है। वरना पाकिस्तान हमसे आगे चला जाएगा, जो इतने अच्छे अच्छे बिल्स पास कर रहे हैं। US पास कर रहा है, स्विट्जरलैंड पास कर रहा है, वहाँ पे सिंगापुर पास कर रहा है, दुबई पास कर रहा है। सब लोग अब एक इनोवेशन में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा कि कितने लोग यहाँ से AI में इन्वॉल्व है। AI अब जाके हमारे पास बात हो रही है। 2 साल पहले से वहाँ पे US में पॉलिसीज बन रही है। जितने भी आप एप्लीकेशन यूज करते हो, DeepSeek हो गया चाइना का, ChatGPT हो गया US से, कितने टूल्स आ गए आप देख रहे हो मार्केट में। हर चीज के लिए, वीडियो के लिए टूल्स हो गए हैं, फोटोग्राफी के लिए टूल्स हो गए हैं। अब टेक्स्ट टू वीडियो का एक टूल आ गया है। एक टाइम पे US ने Web2 को, जो बोलते हैं डेटा को, कैप्चर करके वर्ल्ड पे राज करा 20 साल। अब Web3 की शुरुआत हो गई है, जो क्रिप्टो है, ब्लॉकचेन है। तो अब ब्लॉकचेन की वजह से हर कंट्री एक रेस में लगा हुआ है कि इसको रेगुलेट कर दो, इसके पॉलिसीज अच्छे बनाओ, वरना हम पीछे रह जाएंगे। ये हमने बात कर ली कि स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, आप लोग क्या चाहिए। यार मेरे को तो चलो ठीक है, फंडामेंटल समझ आ गया, अब मेरे को पैसे बनाने। हर आदमी का होता है कि भाई मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, मेरे पास 100 रुपये हैं, 1000 रुपये हैं, 15,000 हैं, 10,000 हैं, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ, या तो मैं कभी है ना गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, 10,000 का गोल्ड ले लिया, तो मैं क्रिप्टो में कैसा ट्रेड करूँ उसको। तो कुछ FIU अप्रूव्ड, जैसे सेबी के लिए ज़ेरोदा का नाम सुना होगा आपने शेर खान का नाम सुना होगा। तो ये एक एक्सचेंज है जो कि अप्रूव्ड बाय सेबी है। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो स्टॉक मार्केट शेयर्स बाय और सेल कर सकते हो। वैसी एजेंसी FIU बोल के है इंडिया के लिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो क्रिप्टो को रेगुलेट करती है इंडिया में। उन रिलेटेड उनके अप्रूव्ड कुछ एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप जाके बाय और सेल कर सकते हो, और उतना ही आसान है जितना स्टॉक मार्केट में आप शेयर्स खरीदते हो, उससे भी ज़्यादा आसान है। आप जाके अपना अकाउंट खोलते हो, आप अपना KYC करते हो बेसिक, आधार और पैन कार्ड डाल के, और आप कोई भी कॉइन ले सकते हो जाके, और अपना UPI और बैंक ट्रांसफर से पेमेंट करके आप क्रिप्टो को ले सकते हो। और वो क्रिप्टो को, जैसे आप शेयर से कोई चीज़ खरीद नहीं पाओगे, बट क्रिप्टो से आपका पैसा भी बढ़ेगा, एट द सेम टाइम आप कुछ खरीद पाओगे, आप उससे सीधा एक्सचेंज कर पाओगे। आपको मेरे पास 15,000 का क्रिप्टो है, कल जाके आपको ऑप्शन आएगा, आज इंडिया में नहीं है बट अगर दुबई में है, आप मैकडॉनल्ड्स में खाना खा सकते हो, वही क्रिप्टो जिसने आपने शेयर के तौर पे लिया हुआ था। बट शेयर क्या आप मैकडॉनल्ड्स जाके पे कर सकते हो, स्टारबक्स पे कर सकते हो? नहीं,
क्रिप्टो इज नॉट जस्ट इन्वेस्टमेंट, इट्स अ पेमेंट, इट्स अ क्रिप्टो करेंसी, इट्स अ करेंसी एज वेल। एट द सेम टाइम उसकी वैल्यू बढ़ती है, जिसको बोला जाता है हमारे पास स्टोर ऑफ वैल्यू, गोल्ड की तरह। एक टाइम से उसकी वैल्यू बढ़ती है क्योंकि डिमांड और सप्लाई के तौर पर उसकी वैल्यू बढ़ती है। जितने भी इसका प्रॉफिट्स होते हैं ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट को है ना शोकेस करने पड़ते हैं, आपको बोलना पड़ता है यार मैंने इतना प्रॉफिट बनाया है, ITR फाइल करना पड़ता है, जैसे स्टॉक मार्केट में करते हैं, रियल एस्टेट में करते हैं। रियल एस्टेट में तो काफ़ी चीज़ें चलते हैं, अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 50 लाख रुपए बैंक में लेते हैं, 50 लाख रुपए कैश ले लेते हैं ताकि टैक्स से बचें, ठीक है। तो क्रिप्टो में भी लोग क्रिप्टो तो ऐसा डिजिटल वर्ल्ड है जहाँ पे सबसे ब्यूटीफुल चीज़ यही है क्रिप्टो की कि आप अपनी एनोनिमिटी, आपकी आइडेंटिटी आप रिवील करना नहीं चाहते तो बेस्ट पार्ट है। तो अगर आपने क्रिप्टो लिया है, अगर आपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वहाँ पे एक एक्सचेंज होते हैं, एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज जहाँ पे आपके KYCs होते हैं, तो आपने जो भी बाय किया है, सेल किया है, वो डेटा गवर्नमेंट तक जा सकता है। बट ऐसे भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप क्रिप्टो बाय और सेल करते हो, तो वहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते। मेरे पास कितना क्रिप्टो है गवर्नमेंट को मेरे को नहीं बताना है, वो आपको फ्रीडम क्रिप्टो से मिलता है, बिटकॉइन से मिलता है। एक अगर आप इंटरनेट की बात करेंगे, इंटरनेट ने एक टाइम पे आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी थी। अब आओ, आप अपना थॉट प्रोसेस रख सकते हो। अगर आपको मोदी के खिलाफ भी अगर कुछ बोलना है, अगर आप कोई पॉलिसी बनाए, आप जाके कमेंट कर सकते हो। जस्ट इमेजिन 40-50 साल पहले जब इंदिरा गांधी होती थी, कोई है ना चौराहे पे ठहर के अगर कोई गाली वाली दे दे तो उसका क्या हाल होगा। बट आज आप ट्रम्प को दे दो गाली, कोई फर्क नहीं करेगा। तो इंटरनेट ने आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दी है, बट आज भी फ्रीडम ऑफ फाइनेंस नहीं है। अगर आप ही के बैंक अकाउंट से अगर आप अपने दोस्त को पैसे भेजना चाहते हो तो 50 क्वेश्चन रेज होते हैं। 10 लाख रुपए भेज दिया, क्यों भेज दिया, कई को भेज दिया, उसका पेपर वर्क दिखाओ कि आपने टैक्स फाइल किया है कि नहीं किया। आपने ही पैसा कमाया, आपने टैक्स भी दिया है, आप टैक्स दे रहे हो गवर्नमेंट की, आप बोलते हो ना एक प्रॉमिस सिटीजन हो, आप एक सबसे ईमानदार सिटीजन, आपने टैक्स दिया। उसके बाद भी मेरा ही पैसा 20 लाख रुपए मेरे को किसी को भेजना है तो बोलेंगे नहीं भेज सकते आप, RTGS इतना ही है, 1 लाख रुपए का API UPI इतना ही है, आप उसके ही आपके लिमिटेशन लगाते हैं। फिर आप रात में नहीं भेज सकते क्योंकि बैंक बंद है, इंटरनेट के ना सर्वर्स डाउन है, ये सब तमाशे चल रहे हैं। तो उसी के लिए क्रिप्टो में ये है कि क्रिप्टो वर्क्स 24/7 मार्केट 24/7 चलता है, 365 डेज। कोई दिवाली नहीं, कोई ईद नहीं, कोई संडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं। जैसा स्टॉक मार्केट का है 9 से 3 है, उसके बाद क्या करोगे, बेचना है। क्रिप्टो अभी चल रहा है, हम बात करेंगे चलेगा, रात में 12 बजे भी मेरे को मेरे पैसे लिक्विड करना है, मैं बेच दूँ और मैंने मेरे पैसे निकाल लिया और मैंने कुछ चीज़ खरीदना है वो खरीद सकते हो। तो वो फ्रीडम देता है आपको, एक फ्रीडम जो मेरे को किसी को पैसे भेजने हैं तो मेरे को गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं है, ना ही मेरी मर्जी, मेरा पैसा है, मैंने टैक्स दिया है। मेरे को दुबई में मेरा दोस्त है या USA में दोस्त है, जितना आसानी से आप ईमेल भेज सकते हो आज, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप कर सकते हो, उतना ही आसानी से आप आज पैसे भेज सकते हो। वो फ्रीडम आपको क्रिप्टो देता है, वो फ्रीडम आपको बिटकॉइन देता है। अब ग्लोबल इंपैक्ट की बात करते हैं बिटकॉइन और ब्लॉकचेन की। अगर आप ब्लॉकचेन पे देखेंगे तो सारे जो सर्विसेज है, क्योंकि ब्लॉकचेन ऐसा बोला जाता है, ब्लॉकचेन का मतलब होता है कि एक ब्लॉक है, वो सारे ब्लॉक्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको ब्लॉकचेन बोला जाता है। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंटरनेट 2.0 बोलते हैं हमारे पास। जैसे इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन है आप चेंज कर सकते हो, बट ब्लॉकचेन पे अगर एक बार इंफॉर्मेशन आपने स्टोर कर दी, जैसे अगर मैं ये वीडियो मैं ब्लॉकचेन पे जाके मैं स्टोर कर दिया, मैंने अपलोड कर दिया एक बार, तो मैं खुद जाके उसको एडिट नहीं कर सकता, खत्म। ना ही वो जो जिसकी वो चेन है वो एडिट कर सकता है। एन एग्जाम्पल मैं बता देता हूं आपको। जब फेसबुक है, फेसबुक पे अगर आप कोई फोटो अपलोड करते हो तो आप ये बोल सकते हो, प्राइवेसी लगा सकते हो कि अबरार आपकी फोटो ना देखे, लगा सकते हैं ना प्राइवेसी। बट क्या आप ये प्राइवेसी लगा सकते हो कि फेसबुक खुद ना देखे? बट ब्लॉकचेन में अगर वो ब्लॉकचेन फेसबुक ब्लॉकचेन पे आ जाए तो आप ये भी प्राइवेसी लगा सकते हो कि ये मेरे को फेसबुक भी ना देखे, और वो पॉसिबल है। आज वो टेक्नोलॉजी पॉसिबल है, और जो कि 100% है। आज इंश्योरेंस में आ रहा है, तेलंगाना गवर्नमेंट लैंड प्रॉपर्टीज ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हैदराबाद में लैंड एक्विजिशन का है। आप जिसको बोलते हैं कब्जा माफिया टाइप में, कि एक दूसरे के कब्जा लैंड प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, एग्जैक्टली डिस्प्यूट वगैरह में जाते हैं, क्योंकि उसकी रजिस्ट्री नहीं है। और रजिस्ट्री नहीं है तो आप रजिस्ट्री में जाके चेंज कर सकते हो, क्योंकि पेपर पे लिखा हुआ है, ऑनलाइन लिखा हुआ है, एक सेंट्रलाइज सर्वर है, जाके चेंज कर रहे हैं। नहीं कर पा रहे तो आप जाके कोर्ट में केस डाल दोगे, जब तक कोर्ट केस फाइनलाइज नहीं होगा आप वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते। में हो जाता है, एक बार आपने प्रॉपर्टी बोल दिया कि अबरार खान के नाम पे प्रॉपर्टी है, वो पूरे वर्ल्ड में दिख जाएगा, ब्लॉकचेन पे सर्वर पे आ जाएगा, जहां जैसे हर बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन वर्ल्ड वाइड कोई भी जाके वेरीफाई कर सकता है। 2008 से लेके आज तक जितने भी बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन हुए मैं और आप जाके देख सकते हैं, इजीली गूगल पे जाके टाइप करके देख सकते हैं। बट वही ब्लॉकचेन के वही नॉर्मल ट्रांजैक्शन आप HDFC में जाके बोल दो मेरे 5 साल पुराना ट्रांजैक्शन दिखाओ। जी बताइए।
नोबडी, इंटरनेट, नोबडी ओन्स इंटरनेट, राइट? इसके पास सर्वर कहाँ पर है फिर? किस चीज का? आप उठ के बोलिए। The blockchain का सर्वर where is it? Like if everything is running somewhere to be running, right? तो वो कहाँ पर है सर्वर? Who owns these servers? ये इंटरनेट पर रन होता है। इंटरनेट के सर्वर्स कौन ओन करता है आपको पता है? www का फुल फॉर्म आपको पता है? एग्जैक्टली। तो वो कौन ओन करता है? कहाँ होते हैं इसके डेटा सेंटर्स? Somewhere in US probably. वो अंडरग्राउंड वाटर्स में होते हैं। ये बोला जाता है कि ज़मीन के अंदर हैं, पानी के अंदर हैं, यूएस में है। ये डेटा सेंटर है। डेटा सेंटर करते क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो स्टोर करने की इंफॉर्मेशन है, वो वहाँ पे स्टोर किया जाता है। बट और वो सेंट्रलाइज सर्वर्स है। इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई और वो डेटा हम कहीं ना कहीं हैकेबल है। वो डेटा हैकेबल इसलिए है क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है उस पर लूप्स नहीं है। और एक लेयर लगा दूं उसके बाद कि मेरे सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछे जाएं मुझे 5 कि मेरे मम्मी का नाम क्या था, जो मैं लगा सकता हूं। अभी आजकल आपने देखा होगा ना कि जब भी आप लॉग इन करते हैं, अगर मैं मल्टीपल ऐसे लेयर्स लगा दूं तो उतना ही हार्ड होता है उसको हैक करने के लिए। ब्लॉकचेन में क्या होता है, ये डेटा सेंटर के अंदर ही है, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से एक चेन में कनेक्टेड है। अगर ये ब्लॉक का हैश ग्राफ पे काम होता है, क्रिप्टोग्राफी पे काम होता है, तो बेसिकली इसका मतलब ये, आपने देखा होगा आप जो भी व्हाट्सएप के मैसेज है ना, वो लिखा होता है, कभी देखा आपने, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। इसका क्या मतलब होता है, आप जो भी मैसेज डालते हो वो इंक्रिप्शन में जाता है और वो इंक्रिप्शन वन वे होता है। अगर मैंने लिखा अबरार, माय नेम इज अबरार खान, तो उसका एक इंक्रिप्शन कोड आ जाएगा। वो कोड से ये मालूम हो जाता है कि अबरार खान उसके पीछे की इंफॉर्मेशन है, बट वो कोड को चेंज नहीं कर सकते आप, वो इंक्रिप्टेड है, इंक्रिप्ट हो गया है। सेम ब्लॉकचेन में ही होता है, जब भी आप एक ब्लॉक बनाते हो और उसमें एक इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हो, उसका एक इंक्रिप्शन बन जाता है। वो इंक्रिप्शन पुराने ब्लॉकचेन के साथ मैच है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एक ब्लॉक बनाया, उसका इंक्रिप्शन XYZ है। अब मैंने दूसरा ब्लॉक बनाया जो कि इससे कनेक्टेड है। अब नए ब्लॉक का इंक्रिप्शन ABC है, तो जब नया ब्लॉक बनेगा उसका सेपरेट इंक्रिप्शन ABC है, बट पुराने वाले का XYZ है। ये दोनों वापस कंबाइन हो जाते हैं और एक नया इंक्रिप्शन निकल के आता है EDEF। अगला ब्लॉक बनेगा, उसका खुद का एक इंक्रिप्शन होगा और वो पुराने ब्लॉक के साथ कनेक्टेड होगा। तो अगर आपको ब्लॉकचेन को हैक करना है, इसलिए बोला जाता है कि आपको सारे ब्लॉक्स जो 2008 से लेकर आज तक बने, सबको हैक करना पड़ेगा। द सेम टाइम ब्लॉकचेन के जो सर्वर्स होते हैं वो डिसेंट्रलाइज होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर मैं फेसबुक का देखा जाए तो एक जगह उसका सेंट्रलाइज डेटा सेंटर होगा। अब वो डेटा सेंटर को मैंने अगर हैक कर दिया सुपर कंप्यूटर लगा के, तो मैं उसकी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता हूँ। इसलिए कभी कभी व्हाट्सएप डाउन होता है, फेसबुक डाउन होता है, इंस्टाग्राम डाउन होता है। बट जो ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन होती है, वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर्स हैं, अगर आपको भी इसका पार्ट बनना है तो आप घर बैठ के blockchain.com डालिए और अपन खुद का अपना कंप्यूटर एक नोड पे आइए, तो आप भी उसका एक पार्ट होते हो, तो आपके पास भी पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। समझ रहे हो आप? तो आप भी एक डेटा सेंटर बन गया। आपका कंप्यूटर एक डेटा सेंटर है। वर्ल्ड वाइड ऐसे कितने डेटा सेंटर हैं, गॉड नोस, अल्लाह को मालूम। इतने डेटा सेंटर बड़ा नेटवर्क बन गया है। आपको सारे कंप्यूटर्स को एक साथ हैक करना पड़ेगा, सारे ब्लॉक्स को डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, मतलब इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, हैक करना पड़ेगा और सेम टाइम करना पड़ेगा। जो कि विच इज मेरे को पेंटागन हैक करना आसान हो जाएगा ना कि ये, क्योंकि ये इतना बड़ा सर्वर बन गया है और हर 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है और वो ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है। फिर 10 और एक ब्लॉक बनेगा, वो उससे पुराने वाले से कनेक्टेड है। फिर ब्लॉक बनेगा, फिर वो कनेक्टेड है। तो आप उसको जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं। इसलिए कंट्रीज का आप देखोगे तो क्रिप्टो करेंसी को लेके काफ़ी इश्यूज है रेगुलेशन के लिए, क्योंकि इनकी पावर चली जाती है। अगर आप मान लो मैं INR की करेंसी यूज़ ना करके मैं डॉलर की करेंसी यूज़ करूँ, तो INR का क्या होगा, 0 पे आ जाएगा। सारे लोग यूज़ करेंगे तो 0 पे आ जाएगा। अगर मैं करेंसी ये वाली यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो अगर एक कोड बोला जाता है, इफ़ यू कैन कंट्रोल द मनी यू कैन कंट्रोल द पीपल। तो गवर्नमेंट का ये होता है कि अगर मेरी करेंसी की पावर हट जाएगी तो मैं लोगों को कंट्रोल कैसे करूंगा। तो क्रिप्टो करेंसी वो फ्रीडम देता है आपको। ब्लॉकचेन में ये नहीं होता। ब्लॉकचेन गवर्नमेंट्स भी इसलिए यूज कर रहे हैं, वो करेंसी को लेके नहीं है। क्रिप्टो करेंसी के अंदर की टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन बोला जाता है। तो गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी तो बहुत पसंद है, क्योंकि इस पर लैंड प्रॉपर्टीज, इंश्योरेंसेज, मेडिकल हेल्थ केयर सारे चीज़ें लाना चाहते हैं। बट करेंसी नो बोल रहे हो, क्योंकि करेंसी से उनकी पावर हट रही है। होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। अगर हम भूटान की बात कर लें, भूटान कंट्री कितनी है पता है आप लोगों को? कोई बता सकता है कितनी छोटी कंट्री है भूटान? भूटान इतनी छोटी कंट्री है, बॉम्बे की उतनी है, इतनी कंट्री है वो। भूटान 2019 से बिटकॉइन को माइन कर रहा है।
एक माइनिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे गोल्ड को ढूंढा जाता है वैसे बिटकॉइन को ढूंढा जाता है सर्वर्स पे, इंटरनेट पे। इतना ही आसान भाषा में बता सकता हूँ। बिटकॉइन को जनरेट किया जाता है इंटरनेट पे। तो जैसे गोल्ड को ढूंढने के लिए बहुत टाइम लगता है, मैन पावर लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, यहाँ पे आपको मशीन्स लगते हैं, टाइम लगता है, पैसे लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लगती है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। भूटान 2019 से कर रहा है और भूटान के पास आज 13,000 बिटकॉइन है, जो कि 5th लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर है कंट्री वाइज। 40% जीडीपी बोलते हैं ना, जीडीपी का मतलब होता है कि मैं आपको आसान भाषा में बोलता हूं, एक कंट्री कितनी उस ग्रोथ हो चुकी है कंट्री की और कितना इनोवेटेड है वो कंट्री, कितना रिच है, वो पता चलता है उसकी जीडीपी कितनी है। जैसे इंडिया की जीडीपी जो है $5 ट्रिलियन की, भूटान की जितनी भी जीडीपी होगी 40% जीडीपी बिटकॉइन माइनिंग से आ रही है। वो बिटकॉइन माइन कर रहे हैं, जो 13,000 बिटकॉइन हो चुके हैं। एक बिटकॉइन का वैल्यू रिसेंटली लास्ट वीक 1 करोड़ रुपए हो चुका है। 1 करोड़, एक बिटकॉइन आज 1 करोड़ का है। बहुत बहुत मुश्किल है सुनने के लिए। मैंने जब 2015 में शुरू किया था 80,000 रुपये था बिटकॉइन। तब लोग बोलते थे यार एक सॉफ्टवेयर कौन खरीद रहा है जो 80,000 का है, क्यों नहीं समझते। हमारे ऑफिस में एक कोट लिखा हुआ है, इट्स नॉट अबाउट अ बिलीफ, वी डोंट बिलीव इन बिटकॉइन, वी अंडरस्टैंड बिटकॉइन। जब आप कोई चीज़ को समझते हो, रियल एस्टेट की वैल्यू एक टाइम के बाद बढ़ी है। अगर 1900 से पहले आपने देखा होगा एक एक आदमी के पास, पटेल जागीरदार वगैरह होते थे, उनके पास 100-100 एकड़ की ज़मीन होती थी। उस टाइम में वैल्यू नहीं थी ज़मीन की। ज़मीन की वैल्यू एक टाइम के बाद बढ़ी है, क्योंकि वो लोगों ने देखा यार गोल्ड में बहुत इन्वेस्ट हो गया, बहुत पत्थर है, लेके घूमना पड़ता है, ठीक है, ज़मीन तो वहीं रहने दो ज़मीन को। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं गोल्ड खरीदूंगा तो मैं गोल्ड खरीद के क्या करना पड़ेगा, घर में रखना पड़ेगा। अब वो घर में रखने से अच्छा और मेरे को संभालना पड़ेगा। अगर मैं ज़मीन में उसको कन्वर्ट कर दूं और उसका डिमांड सप्लाई का रूल बना दिया, एक पर्सपेक्टिव बना दिया कि चलो ये पैसा ज़मीन में ला लेते हैं और 1 करोड़ की ज़मीन, इसको ज़मीन को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि अब ये 1 करोड़ की ज़मीन है, हम डिसाइड कर लिए 1 करोड़ की ज़मीन है तो 1 करोड़ की ज़मीन है, ख़त्म। वैसे ही एक बिटकॉइन का डिमांड एंड सप्लाई। लोग बोल रहे हैं कोई भी स्टोर ऑफ वैल्यू, कोई भी इन्वेस्टमेंट 5-6 चीज़ों से चलता है, 5-6 उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एक, सबसे पहला, सोसाइटी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम लोग उसको ट्रेड कर रहे हैं। सेकेंड, वो डिविजिबल होना चाहिए। डिविजिबल का मतलब उसके टुकड़े होने चाहिए। जैसे रुपीज़ है, वो 1 रुपये 2 रुपये तक भी आपको कॉइन्स मिलते हैं। बट क्या आपने 10 रुपये का गोल्ड देखा है? 10 रुपये का गोल्ड कितना होगा? इतना कौन देख सकता है? और वो पे कर सकते हो आप उसको? आप मेरे को चाय खरीदने तो गोल्ड से नहीं कर सकते। तो वो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी प्रॉपर्टीज कैसे होना चाहिए। ईजी टू कैरी होना चाहिए। अगर मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहा हूँ तो मैं उसको लेके जा पा रहा हूँ। उतना ईजिली स्पेंडेबल होना चाहिए कि मैं रात में 12 बजे भी उसको स्पेंड कर पा रहा हूँ, सुबह 6 बजे भी मैं बेच पा रहा हूँ। कोई उसका एक सैटरडे संडे का लिमिटेशन नहीं है, कोई ईद वीद का लिमिटेशन नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज है जो एक इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन उसको कवर करता है। वो प्रॉपर्टीज देख के लोगों ने देखा यार रियल एस्टेट में इश्यूज हैं, स्टॉक मार्केट में इश्यूज हैं, बॉन्ड मार्केट में इश्यूज हैं, गोल्ड में भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं, तो कौन सा राइट इन्वेस्टमेंट है? आज के तौर पे एआई, आपको लोगों को याद होगा एक टाइम पे हम टीवीज देखते थे, छोटे टीवी आते थे हमारे पास, बड़े से टीवी, और एक मोहल्ले में एक टीवी होता था और वहाँ पे कार्टून्स वार्टून जाके देखा करते थे। आज हमारा एक फ़ोन टीवी है। इतना इनोवेशन बढ़ गया। एक टाइम पे नोकिया के फ़ोन होते थे जिसमें स्नेक का गेम खेला जाता था, आज GTA 6 खेलते हैं VR लगा के। तो इनोवेशन देख रहे हो। एक टाइम पे गूगल सर्च चलते थे, अब मुझे नहीं लगता कितने लोग यहाँ पे ChatGPT सर्च करते हैं। कितने लोग ChatGPT यूज़ करते हैं? सब लोग, कोई नहीं कर रहा गूगल। क्यों? इनोवेशन, सब कुछ इनोवेशन। एक टाइम पे ये भी नहीं था, बोर्ड यूज़ करते थे। तो इनोवेशन को कोई नहीं रुका सकते। इनोवेशन अगर आप देखोगे, एक टाइम पे ये भी बोला जाता था जब 1900s में पहली कार बनी थी, टेस्ला, जिसने टेस्ला बोलते हैं, जो जिसने कार बनाई थी, अपनी वाली टेस्ला नहीं, वो टेक ओवर हुआ है, निकोलस टेस्ला बोलते हैं, जिसने पहली कार बनाई थी। एक टाइम पे बोलते थे यार हॉर्सेस है ना, घोड़े है ना, तो ये स्टील को क्या करोगे, आयरन बोलते थे, ये लोहे को क्यों भगा रहे हो, ये टायर वायर क्यों भगा रहे हो। बट वो एक प्रोटोटाइप मॉडल बना था छोटा। बट एज टाइम पासेस घोड़े में इनोवेशन नहीं आया। घोड़ा ही है, क्या इनोवेशन लाओगे उसको? खाना ही अच्छा खिलाओगे, थोड़ा ज़्यादा भागेगा। बट कार का इनोवेशन इतना आ गया, कार नहीं, अब प्लेन आ गया। अब प्लेन से लोग उड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनोवेशन को आप नहीं रुका सकते। तो फाइनेंशियल इनोवेशन जो गोल्ड में और इन्वेस्टमेंट में आया, वो बिटकॉइन को लेके आया। वो किस ने ब्लैक रॉक का नाम सुना है? सुना है आपने? कोई ब्लैक रॉक का नाम सुना है किसी ने? कोई बोल सकता है कितना मार्केट कैप होल्ड करते हैं ब्लैक रॉक? कौन बोला ये? यार सही यार, 8 to 13 ट्रिलियन डॉलर्स तक बोला जाता है, 10 to 13 ट्रिलियन डॉलर्स। मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया की जीडीपी 5 ट्रिलियन है।
तो इंडिया को देखा जाए तो इंडिया का पूरा स्टॉक मार्केट, पूरा इंडिया वो ऑक्युपाई कर सकते हैं। इतना एसेट वैल्यू वो एक कंपनी, यूएस की एक कंपनी मैनेज करती है। $13 ट्रिलियन। 70 देशों को कंट्रोल करते हैं स्टॉक मार्केट में। 70 देशों में इन्वेस्टमेंट होंगे, 70 देशों में 70। एक टाइम पे बिटकॉइन और क्रिप्टो को इतना गालियां देते थे वो, उसके सीईओ का नाम लैरी फिंक है। अगर आप कभी टाइम मिले तो इसके इंटरव्यूज देखना। जैसे हर बार होता है कि पॉलिटिशियन एक चीज़ को गाली देते हैं पहले, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर चीज़ को। इंटरनेट को भी लोगों ने पहले स्कैम बोला एक टाइम पे। अगर आप, अब हम तो बहुत छोटे थे उस टाइम पे, आप लोग शायद अब 2-3 साल के होंगे, मैं 10 साल का हूँगा। तो जब इंटरनेट आया था लोगों ने उसको स्कैम बोला, जब एप्लीकेशन आया लोगों ने उसको स्कैम बोला, जब यूपीआई आया लोगों ने बोला यार मेरा पैसा चोरी हो जाएगा। बट आज इतना यूपीआई नॉर्मल हो गया है, आप जाके बाहर है ना छोटे से स्टॉल पे चाय ले सकते हो, पानी ले सकते हो, या आपको है ना कोई वेजिटेबल भी शॉप पे जाओगे वो भी एक्सेप्ट करने को तैयार है। 2 रुपये आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, बट 2 रुपये कैश नहीं होगा आपके पास। ट्रांसफॉर्मेशन देखो कितना हो गया, ठीक है। हमारे पास अगर आप एक नॉर्मल देखोगे, इनोवेशन का रुकावट नहीं है। तो ब्लैक रॉक क्या कर रहा है, हर इनोवेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पहले लोगों ने क्रिटिसाइज करा, अब बाद में उसको एक्सेप्ट करना शुरू करा। एक टाइम पे ब्लैक रॉक नहीं बोल रहे थे, आज $70 बिलियन के बिटकॉइन ईटीएफ होल्ड करता हूं। $70 बिलियन में एक इसका नंबर बहुत बड़ा हो जाता है सुनने के लिए, पर मैं बताता हूं जो गोल्ड 5000 साल से है, उसका सिर्फ $33 बिलियन का ईटीएफ ब्लैक रॉक होल्ड करता है। 5000 साल से गोल्ड है, उसका ईटीएफ कितना है, सिर्फ 35 बिलियन का है। मतलब बिटकॉइन का डबल इन्वेस्टमेंट है ब्लैक रॉक में, जो दुनिया के आगे 50-100 साल की प्लानिंग करते हैं। और हम लोग तो कल की बात करते हैं, 10 साल की बात करते हैं, वो 100 साल की प्लानिंग होती है। इतनी बड़ी ब्लैक रॉक की कंपनी। एक माइक्रो स्ट्रेटजी एक कंपनी है, वो कंपनी सिर्फ बिटकॉइन बाय करती है। 2020 से शुरू किया था, मैंने 15 में शुरू करा, उन्होंने 2020 में शुरू करा। वो एक कंपनी $250 मिलियन से आज $100 बिलियन की बिटकॉइन बाय करती है। $100 बिलियन में आपको फिर नंबर बताता हूं। रिलायंस का मार्केट कैप, जो रिलायंस हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका मार्केट कैप $200 बिलियन है। तो एक बंदे ने 5 साल में रिलायंस की आधी कंपनी बना दी है। क्या करा है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ बिटकॉइन बाय किया। सीईओ का नाम है माइकल सेलर। कुछ नहीं, क्यों, इनोवेशन, कोई स्कैम नहीं है, पैसा मूव हुआ है। एक टाइम पे रियल एस्टेट जिसके पास है ना, वो अमीर हुआ है। क्यों हुआ है, अभी हम लोग सोचते हैं ना, बोलते हैं ना, पापा आपने अगर रियल एस्टेट खरीद के रखा होता तो हम तो अमीर हो गए होते, क्योंकि पैसा मूव हुआ है। पैसा गोल्ड से रियल एस्टेट में मूव हुआ था, अब गोल्ड रियल एस्टेट से स्टॉक मार्केट से पैसा हो रहा है बिटकॉइन में मूव। तो अगर आगे जाके तुम्हारे लोग जब बच्चे होंगे तब लोग बोलेंगे पापा आपने बिटकॉइन क्यों नहीं खरीदा, यह होगा। आज लोग बोल रहे हैं यार, एक टाइम पे लोगों ने सुना होगा, कितने लोगों ने 2020, 18, 17, 19 में बिटकॉइन का नाम सुना होगा, किसी ने सुना है? आपने इन्वेस्ट किया है? कितना था, कोई अंदाजा है आपको उस टाइम पे कितना था? कब सुना है, किसने सुना है? 2015, 16, 17 कब सुना है आपने? 1920 में। तो 1920 में 8,000, 10-15 हज़ार डॉलर का था, आज $1 लाख का है, $1,20,000 का। तो 6 गुना 5 साल में। अगर मैं अगर 2015 में जाऊं तो मेरे को अभी रिग्रेट, यार मैंने ज़्यादा क्यों नहीं बाय कर ली। तो ये एक इनोवेशन है, फाइनेंशियल इनोवेशन है, जो आप दुनिया भर में कहीं पे भी जाके कैरी कर सकते हो उसको। टेस्ला जैसी कंपनी, सबने टेस्ला तो सुना ही है, अब आज इंडिया में लॉन्च हो गई है, पता है आपको? टेस्ला का मॉडल्स लॉन्च हो गए रिसेंटली। तो टेस्ला की कंपनी एक टाइम पे इलॉन मस्क, ऑब्वियसली इलॉन मस्क इज वन ऑफ द इनोवेटर्स, कितना भी लोग उसको बुरा बोल दें, लुक एट द स्ट्रीम्स ही इज वर्किंग इन। स्पेस ट्रैवल पे काम किया है, इलेक्ट्रिकल कार्स पे काम कर रहा है, ब्रेन चिप्स, न्यूरालिंक पे काम कर रहा है, हाइपरलूप काम कर रहा है। हाइपरलूप वो चाह रहा है कि ज़मीन के अंदर एक सुरंगी बनाए जाए जो न्यूयॉर्क से लेकर लंदन का समय 1 घंटे में ट्रैवल हो, जो फ्लाइट से मिनिमम 6-7 घंटे लग जाएंगे, ठीक है। वो वैक्यूम पे काम करना चाह रहा है, सोलार पैनल्स पे काम कर रहा है, सोलार सिटीज़ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे इनोवेशंस पे काम कर रहा है जो फ्यूचरिस्टिक इनोवेशंस है। वो एक टाइम पे टेस्ला की कार भी आप खरीद सकते थे बिटकॉइन देके, आप है ना उसके मर्चेंडाइज भी खरीद सकते थे, और स्पेस ट्रैवल के शेयर्स भी आप बिटकॉइन से खरीद पा रहे थे। और उनके बैलेंस शीट पे, उनके कंपनी के बैलेंस शीट पे कंपनी ने खरीद के रखा है। जैसे गवर्नमेंट्स खरीद रहे हैं अभी, पहले उन्होंने 2019 में ही एज अ कंपनी बिटकॉइन बाय करके रख लिया, एज अ एसेट कंपनी ने खरीद के रखा हुआ है। तो इस टाइप के अब तो आज तो 100 कंपनीज हैं जो बिटकॉइन में। इंडिया में एक कंपनी है जेट किंग, हमारी खुद की कंपनी हम लॉन्च कर रहे हैं बिटकॉइन वाला, जो हम सिर्फ फंड रेज करके बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं।
क्यों? क्योंकि वो एक पहले चलता था कि मेरे को फंड रेज करके रियल एस्टेट खरीदना है, रियल एस्टेट मैनेज करते थे, गोल्ड मैनेज करते थे। आज बिटकॉइन की बात हो रही है। बिटकॉइन का सबसे बड़ा जो मोड है, सबसे बड़ा मोड, वो एक फ्रीडम है। एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो पेमेंट्स होते हैं ना आज के पीरियड में, वो INR और डॉलर में होते हैं, और वो बहुत दिक्कतों से होते हैं। आपको बहुत पेपर वर्क करना पड़ता है, वीज़ाज दिखा दो, सारे एक्सप्लेनेशन दे दो, फॉर्म फिल कर दो, सब कुछ कर दो। बिटकॉइन बहुत इजीली आप बिना फॉर्म भरे, बिना कुछ करे, एक बिटकॉइन ईमेल की तरह किसी को भी भेज दो, सिंपल, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, काम खत्म। आज एसेट टोकनाइजेशन हो रहा है। दुबई में आप प्रॉपर्टीज के टोकनाइज हो रहे हैं, मनी टोकनाइज हो रहा है। इंडिया में स्टॉक्स टोकनाइज हो गए। टोकनाइज का मतलब ये होता है कि पूरा पूरा स्टॉक्स लेने की जरूरत नहीं है, आप उसका पार्ट ले सकते हो। उसका जो डिजिटल पार्ट है उसका पार्ट ले सकते हो। अगर 100 रुपये की कोई चीज़ है, आपको सिर्फ 10 रुपये इन्वेस्ट करना है, तो आप लिमिट हो गए ना कि मेरे पास 100 रुपये तो नहीं है, बट मेरे को खरीदना तो यही है। तो उसको टोकनाइज करना मतलब उसका पार्ट बेचना होता है। तो मैं 10 पार्ट कर दूंगा उस 100 रुपये की चीज़ के, और एक एक पार्ट 10 लोगों को बेचूंगा। उसको टोकनाइजेशन बोलते हैं। ये अब नया फॉर्म आ गया। अभी कल ही एक कंपनी है, मेरे को नाम याद नहीं है, वो स्टॉक्स को टोकनाइज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया। ब्लैक रॉक का कहना है कि फ्यूचर इज ऑफ टोकनाइजेशन। आगे जाके आप लोग ये देखोगे, टैक्सीज टोकनाइज होंगे, बड़े बड़े होटल्स टोकनाइज होंगे, क्योंकि एक आदमी एक होटल क्यों खरीदे, पूरा 1000 लोग मिलके वो होटल क्यों ना खरीदे। प्रॉब्लम ये हो जाती है आज के पीरियड में, 1000 लोग खरीदेंगे ना, उनको सबको बात कौन करेगा, उनके शेयर्स कैसे इक्विवेलेंट होंगे, उनके प्रॉफिट्स कैसे शेयर्स होंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है। बट अगर उसको मैं टेक्नोलॉजी पे ला लूं कि भाई आपका 1% है ना, अगर कंपनी का प्रॉफिट 100 रुपये होता है तो आपका 1 रुपया महीने के एंड में आ जाएगा। अगर मैं इसको टेक्नोलॉजी वाइज पे कर दूं तो मेरे को ट्रस्ट है। तो वो वैसे ही टेक्नोलॉजी पे आ रहा है, टोकनाइजेशन वगैरह टेक्नोलॉजी पे आ रहा है। ब्लॉकचेन इन रियल वर्ल्ड हमने कवर कर चुके हैं। जैसे ब्लॉकचेन मैंने कहा, तेलंगाना गवर्नमेंट खुद रियल एस्टेट पे काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज पे काम कर रहे हैं, लैंड प्रॉपर्टीज पे लाने के लिए। वीजाज और पासपोर्ट तक ब्लॉकचेन पे आ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अगर मेरे को एक पासपोर्ट लेके जाना है, अगर मैं ऐसे, मेरे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है जो वर्ल्ड वाइड सारे कंप्यूटर्स पे अवेलेबल है, सब एक्सेस कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकता, तो मुझे तो चाहिए वैसा पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट उस टेक्नोलॉजी पे आ जाए, ताकि मुझे फिजिकल पासपोर्ट कैरी करने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूँ यार ये मेरी आईडी है, ये मेरा पासपोर्ट, आप जाके देख लो, और वो हैकेबल भी नहीं है और टैम्पर्ड भी नहीं कर सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं। तो यूएस गवर्नमेंट वगैरह भी ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं, जहां पे वीजा, पासपोर्ट वगैरह वो चाह रहे हैं कि डिजिटल हो। क्यों? जब पैसे हम डिजिटल कैरी कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट क्यों हम फिजिकल कैरी कर रहे हैं। अब सब, कितने लोगों के पास 500 रुपए की नोट है किसी के पास? और कितने लोगों के पास 500 रुपए यूपीआई में पड़े हुए हैं? सबके पास ही है। तो अब पैसे, ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। तो अब वर्ल्ड डिजिटल है। एक टाइम पे ना हमारे पास बुक्स लेके कैरी करते थे, मुझे नहीं लगता किसी के पास बुक्स है। अब सबके पास आईपैड होंगे, पेन्स होंगे, वो आईपैड वाले, सब कुछ सब। तो अब डिजिटल है वर्ल्ड डिजिटल, हम खुद डिजिटल वर्ल्ड पे पढ़ रहे हैं। बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व की बात कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी रिजर्व की बात हो चुकी थी। यूएस ने, ट्रंप ने साइन किया हुआ है। मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता देता हूं। बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व यूएस साइन करना मतलब यह सालों साल लिखा गया है, यह बुक्स में लिखा गया है, हिस्ट्री में लिखा गया है कि यूएस जैसी कंट्री ने बिटकॉइन को एज अ गोल्ड के दर्जे से ऊपर रखा है। क्योंकि अब यूएस से गोल्ड नहीं खरीद रहा, जो है वो रखा हुआ है, बट अब एक्स्ट्रा गोल्ड नहीं खरीद रहा। बट उन्होंने बोला कि भाई अब से हम बिटकॉइन खरीदेंगे। उसका लॉ पास कर दिया है, कंट्री ने लॉ पास किया है जो दुनिया के ऊपर हुकूमत कर रहा है। और उसने पूरे वर्ल्ड के सामने आके बोल रहा है कि भाई बिटकॉइन इज द वर्ल्ड्स, आज के पीरियड में तो 5th है। जब वो आके एम्स्टरडैम में बोला था, उसने बोला था कि वर्ल्ड्स बिगेस्ट, 9th बिगेस्ट एसेट, लास्ट ईयर बोलता, वो आज 5th पे आ गया है। पाकिस्तान जैसी कंट्री में हमने डिस्कस किया था। पाकिस्तान में अभी लास्ट मंथ 2 महीने पहले यूएसए में था। बिलाल नकीब जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को लीड कर रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि लीडर्स ही लीड करते हैं। अगर लीडर्स अच्छा हो तो इनोवेशंस भी अच्छा आता है और अडॉप्शन भी अच्छा आता है। वो जैसे यूएसए ने साइन किया है, वो भी वही चाह रहे हैं कि कंट्री बिटकॉइन को बाय करे। 22,000 मेगावाट की एनर्जी दे के भूटान जैसे हम भी बिटकॉइन को माइन करें। सीजेड का नाम किसने सुना है? सीजेड, बाइनेंस कौन कौन यूज करता है? बाइनेंस के ओनर का, फाउंडर का नाम है सीजे। बाइनेंस का जो फाउंडर, उसका नाम सीजी है। तो बिलाल ने सीजी को एज अ क्रिप्टो एडवाइजर बोल के पाकिस्तान में ले लिया। और माइक्रो स्ट्रैटेजी जिसकी हमने बात करी थी, जो सिर्फ बिटकॉइन बाय करते हैं, $100 बिलियन कंपनी, उनको भी एज अ क्रिप्टो एडवाइजर बोल के पाकिस्तान ने एज अ क्रिप्टो एडवाइजर बोल के साइन कर चुके हैं। तो ये स्टेप्स ले रहे हो। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज अच्छे बने, पॉलिसीज अच्छे बनेंगे तो अडॉप्शन आएगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, सबके पास पैसा आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब तो बात कर ली फंडामेंटल्स की, अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स का क्या फायदा है। भाई आप लोग बोलते होंगे ना कि भाई कहानी तो बता दी,
रामायण कथा तो हो गई, अब मेरा क्या फ़ायदा। सब लोग यही सोचते हैं कि मेरा क्या फ़ायदा। मेरा मानना है कि जैसे कितने लोग इसमें एआई में इन्वॉल्व हैं, एआई, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग। क्यों चूज़ किया आपने, कोई बता सकता है क्यों चूज़ किया आप लोगों ने? The next hot topic in tech world. Next hot topic in the sense you can say the emerging field. It's a booming field. It's a booming field, right? तो क्रिप्टो भी वैसे ही है। क्रिप्टो इज अ बूमिंग फील्ड। हर किसी को, मैं हर जगह बोलता हूँ कि 5-6 इंडस्ट्री हैं जो बूमिंग इंडस्ट्री पे हैं। एआई, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, स्पेस ट्रैवल, इलेक्ट्रिकल कार्स। तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। इसमें अब जो भी कुछ सीखेगा तो उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज उतनी अच्छी होंगी, एट द सेम टाइम उसकी सैलरीज, पैकेजेस वगैरह सब अच्छे होंगे। ब्लॉकचेन में भी यही हो रहा है। कुछ कॉलेजेस हैं जो हैदराबाद में जो ब्लॉकचेन पे डिग्रीज ऑफर कर रहे हैं। क्यों ऑफर कर रहे हैं? क्योंकि अगर अडॉप्शन आएगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली बढ़ेंगे। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे और लोग कम होंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो वो उसके बंदे की सैलरीज ज़्यादा होंगी। तो इसमें अगर आप देखोगे क्रिप्टो में, अच्छा अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए, मैं बता रहा हूँ कि क्रिप्टो में कहाँ से बाय करते हैं। तो क्रिप्टो अगर बाय करना है तो सिंपल है, बाइनेंस एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स है, वर्ल्ड्स नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। अगर ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, अगर आपको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज़ करना है जहाँ पे आपको अपने आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, तो एप्लीकेशन है, ट्रस्ट वॉलेट हो गया, फैंटम हो गया, आपके हार्डवेयर वॉलेट्स हो गए। अब ये रिंग है, ऐसे भी हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं जिसमें आप अपना क्रिप्टो को स्टोर कर सकते हो। आप यही रिंग आप अपने साथ कैरी कर सकते हो, अपने साथ कैरी भी कर सकते हो। छोटे छोटे डिवाइस आते हैं, आप इसमें स्टोर करो, कैरी करो, किसी को पता नहीं कितना है, आप जाके किसी को पे कर सकते हो, तो आपके पैसे का फ्रीडम आपको मिलता है। डूज और डोंट्स, इतने सारे डिस्कशन में एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंटली बोलूँगा। बहुत लोगों को होता है यार मेरे को कल पैसे अमीर बनना है, सबको शॉर्टकट बनाना है, सबको। मैंने खुद गलतियां करी है स्टार्टिंग में, जब शायद मैं 2015-16 में होता है, जब आप पैसे बनाने लगते हो, आपके 2-3 ट्रेड अच्छे हो जाते हैं तो आपको लगता है मैं ही भगवान हूँ। सबको लगता है यार मैंने अभी क्रैक कर लिया है, अब मैं बहुत पैसे बनाऊंगा। कोई शॉर्टकट नहीं है। फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रांग है, आपको अगर पता है कि वाई बिटकॉइन नॉट वाई मनी, वाई बिटकॉइन अगर आपको पता है आंसर, तो आप उसमें इन्वेस्ट भी करोगे और पैसे भी बनाओगे। बट अगर आप ये सोचोगे यार बिटकॉइन तो सिर्फ 10% बढ़ रहा है और एक मेम कॉइन है जो 1000% बढ़ रहा है, बढ़ता है ना 1000% बढ़ता है, तो आदमी चेस करता है मेरे पास तो 100 ही रुपये हैं, मेरे को 1 करोड़ रुपये बनाने हैं। तो एक न्यूज़ बना देते हैं, एक वीडियो बना देते हैं, इंस्टाग्राम पे आप लोग देख देते हो, वो पंप होते रहता है, ऊपर जा रहा है वो वीडियो बनाएगा। उसने बना लिए होते हैं क्योंकि लॉटरी है, वो लॉटरी में सिर्फ एक ही जन जीतता है, सब लोगों का पैसा उसको मिलता है। एक्चुअली लॉटरी में ये होता है ना, उसके इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जैसे बिटकॉइन आपको एक वैल्यू क्रिएट करता है, ठीक है, लॉटरी कोई वैल्यू नहीं क्रिएट करता। जैसा ड्रीम 11 है, गैम्बलिंग है ना, कोई वैल्यू नहीं है उसमें। तो आपने पैसे लगाए, डबल हो गया तो 0 हो गए, 10 गुना भी हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो आप करते रहते हो। आपने 1 करोड़ भी बना लिए तो आप फिर भी ये नहीं करोगे, बोलते ना कि यू नेवर वॉक आउट विथ मनी फ्रॉम द कसिनो, यू कीप गैम्बलिंग। आप 1 करोड़ भी बनाओगे, फिर वापस जाओगे, फिर 1 करोड़ गैम्बल करोगे, फिर वापस जाओगे, फिर 1 करोड़ गैम्बल करोगे। आपने 10 करोड़ भी बना लिए, एक गलत डिसीजन, पैसा गया, 0 हो जाता है। ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। उससे अच्छा आप मंथली इन्वेस्ट करें। नहीं इन्वेस्ट करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसको एज अ जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखें। वो नेक्स्ट कवर करेंगे, बट कम से कम मेम कॉइन्स को चेस ना करें, जो कि हॉट टॉपिक है क्रिप्टो में। सबसे बड़ा है ना, सब लोग कोई भी आना चाहते हैं ना, तो ये देखते हैं 10 पैसे का कॉइन कौन सा है, मैं 1 करोड़ वाले में क्यों इन्वेस्ट करूँ। यार 1 करोड़ में भी इन्वेस्ट करोगे या 10 पैसे में भी इन्वेस्ट करोगे, आपका तो है ना कि पैसा डबल करना है। मेरे को 100 रुपये 200 रुपये कैसे हो रहे हैं, वो है ना फ़र्क। मुझे नहीं फ़र्क गिरता कि 0.1 में इन्वेस्ट करूँ, 1 रुपये वाले में इन्वेस्ट करूँ या 1 करोड़ में वाले इन्वेस्ट करूँ। अब ये देख लेना, वो 1 करोड़ रुपये वाला 1.5 करोड़ हो जाएगा, ये शायद 10 रुपये हो जाएगा, फिर कब 0 होगा आपको पता नहीं होगा। जब डंप हो जाता है मार्केट, मैनिपुलेशन हो जाता है, तो डंप कर देते हैं। पहले इसको एक नेचुरल फ्लो के तौर पे इन्वेस्ट करके बढ़ा देते हैं, और सारे लोग जो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं, एक बार अच्छा प्राइस हो गया तो सीधा डंप कर देते हैं और सीधा 0 हो जाता है। ट्रंप अपनी मेम कॉइन लॉन्च किया है, ऐसे बहुत सारे अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने लॉन्च किया और लोगों को स्कैम करा है। जब प्रेसिडेंट स्कैम कर सकते हैं तो मेम कॉइन तो सोच लो, क्योंकि उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, वो कोई वैल्यू जनरेट नहीं करता। जैसा इथेरियम का किसने नाम सुना हुआ है, एक वैल्यू जनरेट करता है। सॉलिडिटी पे आप डी एप्लीकेशंस बना सकते हो, डी ऐप बना सकते हो, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस, आप मार्जिन्स यूज कर सकते हो। अब वो बैंकिंग को रिप्लेस करने की चाह रहा है, लोन बोरोइंग और लेंडिंग को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो एक वैल्यू है। आप कॉलेज आते हो ना, कॉलेज एक वैल्यू जनरेट करता है, तो इसकी कोई वैल्यू है। वही अगर मैं बोलूँ आपको
कि भाई आ जाओ मैं सिखा दूंगा समझा दूंगा, कोई कॉलेज नहीं है, कोई सेटअप नहीं है, तो कुछ नहीं है, मतलब मैं आपको ठगने वाला हूँ एक टाइम पे, आपको मैं कोर्स भेज दूंगा या कुछ भेज दूंगा उस तरीके से। बट आप कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज जाते हो क्योंकि आपकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसमें। बहुत सारे लोग सिग्नल्स कौन कौन खरीदता है यहाँ पे, ये बता दो, कोई बताएगा कि नहीं बताएगा? कोई सिग्नल्स बाय करते हैं? कोई किसी ने कभी खरीदा है कि 3 दिन का मैं सिग्नल्स दे दूंगा, 10,000 रुपये दे दो? सब स्कैम है। अगर मैं आपको बोलूँ कि 10,000 रुपये दे दो यार, मैं सिग्नल दे दूंगा, तो मैं आपको क्यों दूंगा? मैं अपने पैसे लगा के डबल करना कर दूं। सिंपल है, इतना क्लियर है। तो कोई भी सिग्नल ग्रुप्स होंगे, आप लोगों को लगता होगा कि टेलीग्राम चैनल है, मैं आपको पैसे बढ़ा देता हूं, सब गिमिक है। 10 जगह हारा हुआ होता है वो, एक ट्रेड उसका अच्छा जाता है, उसकी स्क्रीनशॉट डाल देगा और आपको बता देगा मैं बहुत स्मार्ट हूं। कितने भी आप खोल लो टेलीग्राम चैनल, आप लोग होंगे पक्का, कोई ना कोई तो होगा, बहुत सारे लोग होंगे। एक ट्रेड बता दो जो वो ओनर ट्रेड कर रहा है और उसने बताया मेरा लॉस हुआ है, कोई नहीं बताएगा, वो यही बताएगा कि मेरा फायदा हो रहा है। और इसी में बहुत लोग स्कैम हो रहे हैं। हमें हर दिन मान लो 50-100 कॉल आते हैं, यार मेरे पैसे ठग लिए, मेरे सब्सक्रिप्शन ले लिया, मेरे को कोर्स भेज दिया, मेरे को सिग्नल भेज दिया, मेरा पैसा नहीं बना। हॉट टॉपिक है पैसे बनाने, तो लोग कहीं पे भी सीखने की कोशिश करते हैं और वहाँ पे वो कुछ बना के नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल्स की नहीं बात कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आपको पैसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि ये कॉइन पंप होगा, ये कॉइन पंप होगा, ये कॉइन पंप होगा। अरे अगर मेरे को पता है कॉइन पंप होगा तो मैं क्यों बताऊँ आपको? मैं और आपसे पैसे लेके मैं ही इन्वेस्ट करके मैं ही पैसा अमीर बन जाऊँ ना, मुझे कैसे? अगर मेरे को इतना इन्फॉर्मेशन आ गई बट तो ऐसा कुछ होता नहीं, बेसिकली ये बोलना चाहता हूँ। क्रिप्टो में बहुत कुछ होता है। टेलीग्राम चैनल्स, कोर्स सेलिंग, सिग्नल सेलिंग, आपको सब्सक्रिप्शंस बेचेंगे, आपको बताएंगे कि यार मैं एक इवेंट कर रहा हूँ, मैं एक कॉइन लॉन्च कर रहा हूँ, आप इसमें इन्वेस्ट करो। MLM स्कैम्स होते हैं, हैदराबाद में तो बहुत हो गए होंगे, आपने सुना होगा कि एक मेंबर है, उसके अंदर 3 मेंबर को ज्वाइन कर लो, 10,000 रुपये इन्वेस्ट करो और 3 लोगों को बोलो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको 10,000 रुपये आएंगे। तो बेसिकली क्या करें, 3 लोगों से लेके पैसे आपको 10,000 रुपये दे दे रहे हैं और 20,000 रुपये जेब में रख रहे हैं। अब वो लोगों को प्रेशर है कि और 3 लोगों को बनाने हैं, तो जब तक वो लाइन चल रही है तब तक चल रही है। जब लाइन ब्रेक हो जाएगी तो मार्केट MLM कोलैप्स हो गया, किसी के साथ हुआ है आपके साथ? बहुत सारे लोग होंगे बोलते नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते नहीं है, बट ये बहुत बड़ा ट्रेंड चला है। जहां पे भी आपने सुना है कि आपको लोगों को ज्वाइन करना है ना, वैसे स्कीम्स तो 100%। नया टोकन लॉन्च हुआ है 0। अगर आपको इन्वेस्ट करना है और आपको कोई फ्यूचर बनाना है, इन्वेस्ट करना है तो बिटकॉइन में। अगर आपको इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज देखनी है तो सॉलिडिटी पे, एल्गोरिथम पे, जितने एपटॉक्स पे, जितने एपटॉक्स का एक एक्सेलरेटर प्रोग्राम है जहां पे अगर आप कोड करते हो, आप AI पे काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आप कोई प्रोटोकॉल्स बना के आप एक बिजनेस को मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ब्लॉकचेन कंसल्टेंट, ब्लॉकचेन कंसल्टेंट की आज डिमांड सुपर हाई है। क्यों है? क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं है। AI में कितने जॉब्स हैं आज के पीरियड में? AI में इतने जॉब्स हैं, क्यों? क्योंकि कम है लोग। AI इंजीनियर्स कितने होंगे? कितने होंगे? बहुत गिने चुने। रोबोटिक्स में कितने इंजीनियर्स हैं? बहुत गिने चुने। तो गिने चुने इंजीनियर्स होने के दौरान उसका डिमांड बहुत हाई है। डिमांड हाई होने की वजह से उनकी सैलरीज भी वैसे ही हाई। तो ब्लॉकचेन डेवलपर के कितने हैं? ब्लॉकचेन इंजीनियर हो गया, ब्लॉकचेन एक्सपर्ट हो गया, Web3 एक्सपर्ट हो गया। नहीं, आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है इन तक? आ रही है ना? नहीं भाई, अरे नहीं। पीछे आना एक स्टेप। मैं आपको बताता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैं एक कंपनी रन करता हूं क्रिप्टो वाला की। हम कितने टाइम से इंटर्न्स देख रहे थे, हम कितने टाइम से कंटेंट क्रिएटर्स देख रहे थे। इतनी अपॉर्चुनिटी है आपके पीरियड में। आपने देखा होगा एक टाइम पे यूट्यूब पे लोगों को कितने गालियां दिए। हमारे पास से लोगों ने यूट्यूब चैनल्स शुरू किए होंगे अच्छे रीज़न की वजह से। आप नाच गा नहीं रहे हो, बट आप एजुकेशन कंटेंट स्प्रेड कर रहे हो। लोगों ने करियर्स बनाए इस पर, लोगों ने बहुत अच्छे करियर्स बनाए। कोई भी इनोवेशन को पहले गाली देते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं। सेम मैं बोल रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन में। ऑब्वियसली अगर आपका कंटेंट सही एजुकेटेड एजुकेशन कंटेंट पे आप बात करो, अगर आप AI इंजीनियर हो, आप कोडिंग की बात कर लो या कुछ बात कर लो, बहुत पैसे हैं यार, बहुत पैसे हैं। रिसर्च डेवलपमेंट में कितने पैसे हैं। अगर आप एक डेटा एनालिस्ट हो और आप मेरे को बोलते हो यार क्रिप्टो में आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर लो, 50 कंपनीज आ चुकी हैं, वहाँ पे डेटा एनालिस्ट नहीं है जो क्रिप्टो में आपको डेटा का एक शीट बना के दे दे। बहुत रिक्वायरमेंट है उसकी। डेवलपर्स मार्केटिंग के लिए कितने मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स हैं क्रिप्टो के लिए, क्योंकि क्रिप्टो पता ही नहीं है तो क्या मार्केट करेंगे।
तो पता ही नहीं है तो फिर लोगों की डिमांड भी कम है, डिमांड कम है तो ऑब्वियसली उनकी सैलरीज और डिमांड हाई है। ठीक है आरिफ नेक्स्ट ले लो भाई। हाउ टू स्टे अपडेटेड, बहुत सारी चीज़ें, चैट जीपीटी यूज़ कर लो, ठीक है, बट ब्लाइंडली भरोसा मत करना चीज़ों पे, क्योंकि आपने भी देखा होगा चैट जीपीटी एक एल्गोरिदम है और वो ट्रेन हो रहा है और वो अभी इनिशियल स्टेज पे, शायद आज से 5-10 साल बाद बहुत मैच्योर हो जाएगा, वैसे गूगल सर्च के तौर पे हो जाएगा। गूगल सर्च तो बकवास है क्योंकि वो तो एड्स रन करता है, अगर वो एड्स रन करता है जो ज़्यादा पैसे देगा आपको उसका एड पहले दिखाएगा, बट चैट जीपीटी एटलीस्ट वो नहीं करता। बट चैट जीपीटी में ये हो जाता है आपका कुछ इन्फॉर्मेशन आपको गलत दिखेगी, सुना आपने देखा होगा रिसर्च करते टाइम आपने कुछ सर्च किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिकेट नहीं होती क्योंकि वो पूरे इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन लेके देता है। तो चैट जीपीटी अच्छा इन्फॉर्मेशन है। यूट्यूब चैनल जो फंडामेंटल्स की बात करते हैं, कुछ गूगल सर्चेस हैं आप देखना जहाँ पे प्राइस की नहीं बात हो रही, कोई कॉइन्स की नहीं बात हो रही, वहाँ पे आप जाके क्रिप्टो के बारे में सीख सकते हो। हमारे खुद के चैनल है, हम सिर्फ प्रॉपर एजुकेशन पे बात करते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लगता है बट अगर जिसको भी इंटरेस्टेड है वो आप हमें स्कैन कर लेना, हमें एक आपके कोई भी डाउट्स हो आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आप फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिस। अगर आप क्रिप्टो में अपना करियर बनाना चाहते हो, आप कोई काम ढूंढना चाह रहे हो, कोई इंटर्न का काम ढूंढना चाह रहे हो, तो फील फ्री टू गेट इन टच इसके तौर पर। इस्लामिक पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा पॉइंट है ये, इसके ऊपर है ना हमने जब लास्ट कॉलेज में दिए थे तो उन्होंने बोला था कि इसके ऊपर एक बात करना कि बिटकॉइन हलाल है या हराम है। बहुत बड़ा टॉपिक है और मैं इतना मेरे को हलाल और हराम का मैं ये बोल सकता हूँ मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, तो मैं यहाँ पे क्लियर आ जाऊँ पहले, क्योंकि ये ना लगे कि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ। मैं बिटकॉइन के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ बट कुरान में कितना डिटेलिंग में लिखा हुआ है मैं उसके बारे में नहीं बता सकता कि हलाल और हराम कितना वो पर्सपेक्टिव है। मैं आपको बता सकता हूँ कि बिटकॉइन मेरे पर्सपेक्टिव में क्यों हलाल है। जब गोल्ड को हलाल बोला जाता है, पहले तो मैं बता देता हूँ हराम की बात कर लेते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस कोई भी आप काम करते हो, वो गोल्ड में ट्रेड करो, फॉरेक्स में ट्रेड करो, स्टॉक्स में करो, हराम है। क्लियर? क्योंकि क्या होता है, अगर क्लियर इन्फॉर्मेशन ये है कि जो आपका पैसा है अगर मैंने 100 रुपये लगाए और मैंने 100 रुपये से ट्रेड कर रहा हूँ तो वो हलाल है। बट अगर मैं 100 रुपये लगा के मैं उस पर लिवरेज ले रहा हूँ, जो हमें बोलता है मार्जिन ले रहा हूँ 10x या 15x या 20x का, तो मैं किसी और का पैसा यूज़ करके ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसके ऊपर मैं कमीशन देता हूँ और मैं आपको बेसिकली मैं इंटरेस्ट देता हूँ, तो वो 100% हराम है। तो कोई भी फ्यूचर ऑप्शंस, मार्जिन कॉल्स वगैरह होते हैं वो 100% हराम है। अब बात कर लेते हैं कि बिटकॉइन और गोल्ड में क्या कंपैरिजन है। ये लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उसके बाद एक फन सेशन होगा, क्विज होगा, ऑब्वियसली क्विज होगा और उसके बाद इसको एंड करेंगे। ठीक है, गोल्ड के कौन से प्रॉपर्टीज हैं जो हमने कवर किए हैं। पहले हमें गोल्ड को समझना पड़ेगा कि गोल्ड क्यों हलाल बोला जाता है और उसके बाद हम बिटकॉइन पे बात करेंगे 5 मिनट और उसके बाद सेशन एंड 5-10 मिनट और सेशन एंड करेंगे। बताइए गोल्ड के प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी बताओ, चलो कोई बता सकता है गोल्ड क्यों यूज करते हैं, गोल्ड को हलाल क्यों बोला जा सकता है? गोल्ड यार हमारे घर में गोल्ड है इतना है, कोई बोलो। लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है, उसके प्रॉपर्टीज बात कर लेते हैं। लिमिटेड है, सप्लाई लिमिटेड है गोल्ड का, ठीक है, इसके ऊपर बात करेंगे। सप्लाई लिमिटेड है बट अनलिमिटेड है, ऐसे बोला जाता है। मेहनत लगती है माइन करने के लिए, तो माइनिंग पैसा बनाने के लिए पैसा लगता है, ये बोला जाता है। माइनिंग का मतलब है कि वो हवा से थिन एयर की तौर पे प्रिंट करने का, जैसा गवर्नमेंट ने बोला, आपने सुना होगा गवर्नमेंट ने आज $100 बिलियन प्रिंट कर दिए, होता है ना, सुनते हो, $50 प्रिंट कर दिए। वैसा गोल्ड में नहीं होता, गोल्ड का ऐसा आप प्रिंट नहीं कर सकते, उसमें टाइम लगता है, बनने के लिए टाइम लगता है, ढूंढने के लिए टाइम लगता है। गोल्ड 5000 साल से यूज हो रहा है, तो एक सोसाइटी एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। चीज़ें चेंज हुई, पेपर करेंसी आई, स्टैम्प्स आए, एक टाइम पे आपको सॉल्ट जो नमक है उसको स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे यूज़ किया गया, बार्टर सिस्टम यूज़ किया गया, सब चीज़ें यूज़ हुए, बट गोल्ड का फॉर्म 5000 साल से वैसे का वैसा है, तो वो एक सोसाइटी एक्सेप्टेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्ड की प्रॉपर्टी है, वो जंग नहीं खाती। अगर 5000 साल पुराना भी गोल्ड आपको ज़मीन के अंदर आप मिलता है, आप उसको घस दोगे ना तो चमक मिलेगी, आपको चमक मिलेगी जी। गोल्ड इज अ फिजिकल एसेट, बट गोल्ड का एक डिजिटल फॉर्म भी आना शुरू हो गया है जिसको डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, जो आप बिना गोल्ड को एक्चुअल खरीदे गोल्ड का एक स्टॉक खरीद सकते हो, जो कि हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज पे आप उसको बाय करते हो। तो नॉट ओनली फिजिकल बट आप उसको ट्रेड कर सकते हो, विच इज ऑल्सो हलाल थिंग, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है गोल्ड का, गोल्ड
जैसा आपने बोला कि माइन करने के बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पैसे लगते हैं पैसे बनाने के लिए। इसके लिए जैसे भाई ने बताया था कि गोल्ड इज लिमिटेड। जैसे जैसे हमारा ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मशीनरीज एडवांस हो रही है। मशीनरी एडवांस होने के वास्ते गोल्ड ढूंढना भी आसान हो रहा है, क्योंकि गोल्ड ढूंढना इज ऑल अबाउट मशीन्स। आपको ढूंढना है ना, मशीन लेके जाते हैं, देखते हैं, आपने देखा होगा मूवीज में, एक मशीन होती है, एक अच्छी प्रॉपर मशीन होती है। एग्जैक्टली आप उसके नीचे जाते हो, उसके अंदर बताता है कि कितने फीट अंदर गोल्ड मिलने के चांसेस हैं। आप वहां पे खोदना शुरू करते हो। एक स्टार्ट है इसका, 1,50,000 किलो का स्टोन माइन करना पड़ता है, 1 किलो गोल्ड मिलता है अफ्रीका में। इतना आपको खोदना पड़ता है, 1,50,000 किलो स्टोन। ठीक है, तो गोल्ड का मतलब ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतना आसान हो रहा है गोल्ड मिलना। अब मेरा मानना ये है कि सारे चीजें तो रोबोट कर रहा है। एक टाइम पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बहुत मुश्किल काम था, और ड्राइवरलेस कार्स बहुत बड़ा मतलब वो था, बस था, बहुत बड़ा बस था, बट बहुत मुश्किल था। बट आज अगर यूएस में जाते हो ना, तो ड्राइवरलेस कार चल रही है। वायोमी बोल के एक कंपनी है, आप जाओ बुक कर लो, वो कार आएगी, उसमें कोई नहीं बैठा हुआ है, स्टीयरिंग घूम रही है, बटन दबाओगे डोर खुलेगा, डोर में बैठ जाओ, बटन दबा दो, वो लेके चली जाएगी। तो ड्राइवरलेस कार, तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है ना। तो पहले कार था, पहले लोग आदमी चलाने के लिए था, अब नहीं चला पा रहे। पहले इनोवेशन जैसा भाग रहा है, तो एक टाइम पे रोबोट्स आपके सारे चीजें रोजमर्रा की जिंदगी के काम करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि एक टाइम ऐसा आएगा कि गोल्ड भी माइन रोबोट्स करेंगे। हम क्यों करेंगे? अगर माइनिंग करना है, बहुत सारे घर बनाना है, आप देखोगे कि चाइना में रिसेंटली एक है ना बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया रोबोट्स ने। बहुत बड़ा हॉस्पिटल चाइना में रोबोट्स ने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बना दिया। क्यों? क्योंकि रोबोट्स एक मशीन्स है, ना ही वो सोते हैं, ना ही उनको वॉशरूम जाना है, ना उनको पानी पीना है, ना ही खाना खाना है। एक चार्जिंग लगा दो, काम खत्म हो गया। और फ्यूचर उसी का है। प्लेन आज 2 पायलट उड़ाते हैं, एक टाइम पे आएगा पायलट एक उड़ाएगा, एक टाइम आएगा पायलट ही नहीं होगा, जैसे आज कार में नहीं है, होगा 100%। वैसे ही गोल्ड को ढूंढना मशीन से आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। और जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी, ज़्यादा गोल्ड मिलता जाएगा, ज़्यादा गोल्ड मिलेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो प्राइस बढ़ेगा। सेम प्रॉपर्टीज अब मैं हमको बिटकॉइन की एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद हम क्विज करेंगे और उसका सेशन खत्म करेंगे। बिटकॉइन को माइन करने के लिए सेम इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, मशीन्स लगते हैं, बट एट द सेम टाइम वो एक सप्लाई उसकी बढ़ती नहीं है, एक सप्लाई उसकी फिक्स है। अगर मेरे को 10 मिनट में इतने ही बिटकॉइन माइन होंगे तो इतने ही माइन होंगे, डजंट मैटर आप कितने मशीन्स लगाओगे। एक टेक्नोलॉजी उसकी सेट करी गई है, कोड। बताइए। आज यू सेड लाइक गोल्ड के लिए मशीनरी होते हैं माइन करने, तो गोल्ड निकाल। अब ऐसा समझो क्रिप्टो या बिटकॉइन फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग, ऐसा सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जैसे एआई यूज करके चैट जीपीटी वगैरह है। तो देयर इट इज सम टाइम आफ्टर सम इयर्स देयर विल बी अ सॉफ्टवेयर दैट विल बी हैंडलिंग क्रिप्टो एंड बिटकॉइन टू माइन। या मैं बताता हूँ आपको, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ब्लॉकचेन पे जब है ना एक कोड लिखा गया है 2008 से, मैं बताता हूँ, मेरा एक फ़ोन है समझिए। अब ये फ़ोन है ना, अगर ये फ़ोन में ना, ये फ़ोन पे ऐसे करने पे ऐसा होगा, ये कोड लिखा गया है। अब मैं ऐसा करूँगा तो ये एग्जैक्टली ऐसे रिएक्ट करेगा। क्यों करेगा ये? क्योंकि एक कोड है। अगर वो वहाँ पे बटन दबाते तो नेक्स्ट स्लाइड आती है, तो एक कोड किया गया है। हमने एक बात करी थी फेसबुक की, अगर आपने सुनी होगी। ब्लॉकचेन पे जब कोई भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर कर देते हो ना, उसके बाद उसका ओनर तक वो इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकता, वो कोड को चेंज नहीं कर सकता। दैट इज ब्लॉकचेन। तो जब बिटकॉइन बना था 2008 में, और 2009 के बाद जब पहला बिटकॉइन बना था, 2008 से जब शुरुआत हुई थी सतोशी नाकामोटो की, तो उसने जो कोड लिखा तो उसने एक सप्लाई फिक्स करी है। 2008 से लेके 12 तक 50 बिटकॉइन हर 10 मिनट में बनेंगे, 12 से लेके 16 तक 12.5 बिटकॉइन माइन होंगे हर 10 मिनट में। आज के पीरियड में 2024 से लेके 28 तक 3.125 बिटकॉइन माइन होंगे। वो कोड लिखा गया है और वो ब्लॉक्स बनते जा रहे हैं। अब कोई एआई आ जाए या सतोशी खुद आ जाए, वो क्या बोलेगा? वो कोड चेंज नहीं होगा। इथेरियम जैसा विटालिक बुटेरिन ने बनाया, वो अब कोड बन गया है, अब उसको चेंज नहीं हो सकता, इनोवेट हो सकता है। और इनोवेट भी कब होगा? जब 51% ऑफ द पीपल जो सर्वर यूज कर रहे हैं वो अगर एग्री करेंगे तो इनोवेशन आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो बिटकॉइन को अगर आप कितना भी माइन करने के लिए बोलो, एआई आ जाए या कुछ भी आ जाए, वो रूल चेंज नहीं हो सकता। हाँ, आप एक काम कर सकते हो, आप एक और एक कॉइन बना सकते हो, ठीक है? अब वो कॉइन हाँ बना सकते हो। वैसे 1.5 करोड़ कॉइन है, ठीक है?
जैसे पत्थर गोल्ड है ना, वैसे पत्थर भी है, एल्यूमिनियम भी है, एल्यूमिनियम कोबाल्ट है, 50 पत्थर हैं, सबका वैल्यू गोल्ड की तरह नहीं है, उसकी एक प्रॉपर्टी है। वैसे ही बिटकॉइन का आपको माइन करना पड़ता है, उसको पैसे लगते हैं। बिटकॉइन डिविजिबल है, आप उसके टुकड़े कर सकते हो। जैसे 50 रुपये का गोल्ड नहीं होता, 50 रुपये का बिटकॉइन खरीद सकते हो, 50 रुपये का आप गोल्ड नहीं खरीद सकते। जैसे बिटकॉइन अगर गोल्ड को बेचना है ना, आपको ज्वेलर के पास जाना पड़ता है, एक टाइमिंग है उसकी। 24 कैरेट का गोल्ड 22 कैरेट में बिकता है। जब भी आप उसको गोल्ड को चेंज करोगे उसका फॉर्म, वो मेकिंग चार्जेस लेगा आपसे। आपको घर पे रखने के लिए स्टोर है, पत्थर है, वेट है उसका, आपको स्टोर करना है, चोरी होने का डर है, इंटरनेशनल कैरी नहीं कर सकते। 50 इश्यूज हैं गोल्ड में। वही इश्यूज बिटकॉइन में आपको किसी को बेचने के लिए, जैसे एक क्लिक पे स्टॉक मार्केट में बिटकॉइन स्टॉक शेयर्स बिकता है, वैसे एक क्लिक पे आपका बिटकॉइन बिक जाएगा। आप रात में 12 बजे बेचो, सुबह 6 बजे बेचो, दुबई से बेचो या यूएसए से बेचो या जापान से बेचो, कहीं से बेचो, उसकी वैल्यू हुई है जैसे गोल्ड। तो गोल्ड का अगर मेरे को गोल्ड में कोई इनोवेशन लाना है, वो बिटकॉइन है। तो बिटकॉइन गोल्ड जितना आज वैल्यूएबल दिख रहा है लोगों को, मैं आपको बता रहा हूँ 1 किलो गोल्ड की वैल्यू जितनी हो इतनी एक बिटकॉइन की वैल्यू है। 1 किलो गोल्ड इतना होता है, 1 किलो गोल्ड 1 करोड़ रुपए का होगा, 1 करोड़ 10 लाख रुपए का होगा, 8 लाख रुपए का। सेम आज एक बिटकॉइन की वैल्यू हो गई है, जो दिखेगा भी नहीं, आप ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा, आपके नाम पे होगा, आप उसको कैरी कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो उसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक इंट्रिंसिक वैल्यू है उसमें। कोई मनी का इंफॉर्मेशन नहीं होता है कि डिमांड, मनी मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अगर मैंने आपको कोई चीज़ दे दी और आपने उसको एक्सेप्ट कर ली, आप और मैंने म्यूचुअली बोला कि यार ये मनी है, तो कुछ भी हो सकता है मनी। पहले आज पेपर करेंसी है, एक टाइम पे पत्थर था, एक टाइम पे पत्थर मतलब नॉर्मल पत्थर नहीं, श्रिम्प होते थे, जहाँ पे आपके सी साइड पे वगैरह होते थे। तो उसकी आज इंट्रिंसिक वैल्यू है, नॉट गेटिंग इनटू डिटेल्स। जो वैल्यू गोल्ड में है उससे बेटर वैल्यू बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड में। तो हलाल है हराम है, आप खुद सोचना इसके ऊपर। जब गोल्ड हलाल है तो बिटकॉइन 100% हलाल है। इसमें सेम चीज लगती है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, गोल्ड से ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं है। गोल्ड का और एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मैं बता देता हूं आपको। गोल्ड है ना, 2 चीज पे चलता है। गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिंग्स, 1 इज कैपिटल, 2 इज मैन पावर। इसका मतलब ये, आप लोग, मुझे बहुत पैसा मिला मुझे, तो मैं मशीन्स को डेवलप करके ज्यादा गोल्ड ढूंढ सकता हूं। 2, मैं ज्यादा आदमी लेके ज्यादा खोद सकता हूं। मैं जितना ज्यादा खोदूंगा उतने ज्यादा चांसेस है मेरे को गोल्ड मिलने के। और मैं ऐसी जगह खोदूं जहां पे और चांसेस है मेरे मिलने के, जहां पे कोई नहीं खोदा है। जैसा मान लो अंटार्कटिका है, माउंट एवरेस्ट है, वहां कोई नहीं खोद रहा। मैं अगर वहां पे मैं मशीन लेके जाके देखता हूं यहाँ पे चांसेस है, मेरे को और लोग दे दो, और लोग दे दो। तो जितने लोग ज्यादा होंगे, जितना मेरे पास कैपिटल होगा, मैं उतना ज्यादा गोल्ड खोद सकता हूं। जब बिटकॉइन गोल्ड जितना लीग हलाल है, उतना ही बिटकॉइन हलाल है। इस पर कोई डाउट है किसी को? हेलो मैम। हेलो मैम। मैम पूरा सेशन ही खत्म हो गया, अब लास्ट सेशन क्विज का बचा था। नहीं आई, दे डू वेल। किसी को डाउट है कुछ? कोई क्वेश्चन है आपके? ना बोलिए। Sir, what does it mean to mine a Bitcoin? Like under the hood हो क्या रहा है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी मनी का जो फॉर्म होता है, आज के पीरियड में जो हमारे लिए मनी का डेफिनेशन है, वो हमारी गवर्नमेंट मनी है। मनी मतलब हम जब पहले बोलेंगे तो हम क्या सोचते हैं? पैसा सोचते हो तो क्या सोचते हो आप? सबसे पहले क्या सोचते हो? जो INR है, डॉलर्स है, दिमाग में वो आता है। बट मनी की एक्चुअल डेफिनेशन अगर बुक्स के हिसाब से देखा जाए तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब अगर आप बार्टर सिस्टम में जाओगे तो मैं आपको राइस दे रहा हूं तो आप मेरे को गेहूं दे रहे हो, तो इट यूज टू एक्ट एज मनी, राइट? इट यूज टू एक्ट एज मनी। एक टाइम पे हाथी के जो एग्स होते थे उसको स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे, मनी के तौर पे देखा जाता था। एक टाइम पे सॉल्ट को मनी के तौर पे देखा जाता था। तो मनी की जो डेफिनेशन है, इंट्रिंसिक वैल्यू, आप और मैं एक्सचेंज करने के ऊपर है। मैं और आप क्या देख रहे हो? अब आपने जैसे बोला बिटकॉइन माइन करने में मतलब हो क्या रहा है, तो जब बिटकॉइन क्रिप्टो का ऐसा डिजाइन किया, बिटकॉइन को स्पेशली मैं बताता हूं। गोल्ड के लिए हमने जैसे डेफिनेशन दी, गोल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थिंग्स, एक मशीन्स, एक मैन पावर। मैं जितने मशीन्स लेके जाऊंगा और जितना मैन पावर लेके जाऊंगा, मेरे पास जितने पैसे होंगे, मैं जितना खोदूंगा, मेरे पास उतने चांसेस हैं मेरा गोल्ड ज्यादा मिलने के। और जब गोल्ड ज्यादा मिलेगा तो क्या होता है? सप्लाई बढ़ जाती है। जब कोई भी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड गिर जाती है, डिमांड गिर जाती है तो प्राइस गिर जाता है। बिटकॉइन को लेके क्या, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है नेचर में। अगर मैं आपको आज 10 रुपए में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट भेजता हूं, जो हमारे नॉर्मल में, तो बैंक क्या करता है? मेरे अकाउंट में से 10 रुपए माइनस करता है और आपके अकाउंट में 10 रुपए प्लस कर देता है। तो आज जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, वर्ल्ड में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। रेजर पे हो गया, बैंक्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, मनी ट्रांसफर हो गया, गवर्नमेंट्स हो गए, कोई ना कोई अपना कट लेने के लिए बैठा हुआ है, राइट? बिटकॉइन में क्या होता है? अगर मैंने आपको एक बिटकॉइन, आपको मैंने भेजा,
तो मैंने आपको भेजा, ये कौन सॉल्व करेगा? कोई तो चाहिए ट्रस्ट बनाने के लिए, राइट? तो इसका एक इंफॉर्मेशन ब्लॉक बनता है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है ब्लॉकचेन की, इसके एक इंफॉर्मेशन ब्लॉक बनता है ब्लॉकचेन में। अब ये ब्लॉक कोई ना कोई सॉल्व करने के लिए चाहिए कि मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में एक बिटकॉइन भेजा गया है। तो बहुत सारे माइनर्स है, जैसे गोल्ड को खोदने वाले को माइनर बोलते हैं, यहां पे बिटकॉइन को मशीन जो माइन कर रही है उसको माइनर बोला जाता है। तो मशीन इज ट्राइंग टू सॉल्व दिस कि अब्रार हैज सेंट 1 बिटकॉइन टू यू and they will deduct 1 bitcoin from my account, sending you 1 bitcoin straight away, and no third party is there to take the brokerage, and no one is there to stop me. Simple as that. I can send you 1 bitcoin at middle of night, at Sunday, midnight, Saturday, Diwali, कभी भी, और नो, मेरे को कोई नहीं रोक रहा। मैंने आपको 1 बिटकॉइन भेज दिया और आपके पास बिटकॉइन आ गया। ये जो भी माइनर काम करेगा उसको रिवॉर्ड मिलता है। ये रिवॉर्ड सिस्टम पे चलता है। तो हर 10 मिनट में ऑटोमेटिक है, ये 2008 से चलता आ रहा है। इसी से इसकी सप्लाई बढ़ रही है। हमारे पास गोल्ड की सप्लाई कैसे बढ़ती है? जो भी कंपनी है वो गोल्ड खोद रही है, गोल्ड ढूंढ के लेके आ रही है, वो सप्लाई बढ़ा रही है, राइट? हर साल से लेके आज तक हर साल गोल्ड की सप्लाई बढ़ती जा रही है, इसलिए उसका मार्केट कैप आज $22 ट्रिलियन है। $22 ट्रिलियन। जो पहले साल गोल्ड था, आज उससे ज्यादा गोल्ड है। अगले 2 साल में और गोल्ड मिलेगा, और गोल्ड मिलेगा, और गोल्ड मिलेगा, तो गोल्ड की सप्लाई बढ़ती जा रही है। बिटकॉइन और कौन से रेशियो में बढ़ रही है? रेशो फिक्स नहीं है, मैं जितना खोदूंगा उतना गोल्ड मेरे को चांसेस मिल सकते हैं, बट बिटकॉइन में नहीं होता। अगर एक ब्लॉक जिसने सॉल्व किया आज के पीरियड में, उसको 3.125 बिटकॉइन मिलते हैं। 10 मिनट में उसको वो एक सिस्टम में आ जाएगा। अब वो सिस्टम में आने के बाद हमने जैसे इनिशियली डिजाइन किया था, कोई भी एसेट की वैल्यू डिमांड और सप्लाई पे होती है। अब मेरे लिए डिपेंड करता है, हमारे पास इसको वर्ड बोला जाता है साउंड मनी, हार्ड मनी। हार्ड मनी उसको बोला जाता है जिसको पैसे लगते हैं बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था, 500 रुपए की नोट बनाने के लिए गवर्नमेंट को सिर्फ 2 रुपए लगते हैं। गोल्ड को अगर 100 रुपए का गोल्ड बनाने के लिए 30 रुपीज आपको, कम से कम 30 रुपीज आपको मैन पावर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा, इसलिए उसकी एक्चुअल वैल्यू है। उसकी एक्चुअल वैल्यू है। अगर मैं आसानी से कोई भी चीज बना दूंगा, कल जाके मैं कितने भी नोट्स प्रिंट कर दूंगा, 500 के, गवर्नमेंट को नहीं फर्क गिरता, बट सर्कुलेशन में उतना पैसा आ गया। अब मेरे पास जो सेव किया हुआ पैसा था, उसकी वैल्यू गिर गई, राइट? तो सप्लाई को ऐसे कैप किया गया, हर 4 साल में वो रिवॉर्ड आधा होते जाता है। 2008 से लेके 12 तक 50 बिटकॉइन थे, तो 12 से लेके 16 तक 25 मिलते थे, 16 से लेके 20 तक 12.5 होते थे, उसके बाद 6.25 थे, और आज 2024 से लेके 28 तक एक पीरियड सेटल किया गया है, और ये कोड किया गया है हर 4 साल में अपना रिवॉर्ड हाफ होगा। तो आज हर 10 मिनट में 3.125 बिटकॉइन माइन होता है, और वो माइनर को मिलता है। माइनर कौन है? वो मशीन है। वो मशीन के ओनर को मिलेगा। उसको क्यों मिलेगा? वो इलेक्ट्रिसिटी स्पेंड कर रहा है, उसने मशीन पे पैसा खर्च किया है, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करा है, उसको पूल ज्वाइनिंग में खर्च करा है। एक माइनिंग बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसको कूलिंग में उसने पैसा खर्च करा है, तो वो पैसा खर्च किया है तो पैसा मिला है, तो वही एक्चुअल पैसा है। जो पैसे पे पैसा खर्च नहीं किया जाता वो पैसा नहीं है, वो सिर्फ एक नोट है, पेपर नोट है। सिंपल। Hope I have answered your question. MSS chapter. Oh, sure. The department, Sure. the college. Sure. Right. And since I am hard pressed for time, Ah. I said to question the felicitation in between. Thank you so much, ma'am. Thank you. I call upon Sufyan Kalesh, Chief Coordinator of MSS Student Chapter, to present a memento to Mr. Abrar Khan, CEO of CryptoWallah. Put your hands together as he receives the award from Anita Ma'am. You have multiple questions, you have power-ups going on, and you can use those power-ups. Leaderboard में जो भी टॉप में है, टॉप 5 लोगों को, टॉप 6 लोगों को जो है सो केवल रहने वाले सरप्राइज दिनों में थोड़ा Trust means? Thank you so much. Thank you.